कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो यहां पर इट इज है ना लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सोच के देखो, तो सिंपल सा मतलब है कि हमारे यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है नहीं, हमारे यहां पर आपको स्पेटियल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आप देखोगे कि अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, इसका ज्योग्राफिकल रीजंस हो सकते हैं, सोशियो कल्चरल रीजंस हो सकते हैं इसके। तो हम डेंसिटी की जब बात करते हैं तो एरिया है ना एक सेंटर पॉइंट होता है, एरिया के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, एक तरीके से एवरेज होता है, एंड डेंसिटी भी एक तरीके से एवरेज है विद रेस्पेक्ट टू एरिया। ये सेंसस हमारा है 1901 का, हर 10 साल में होता था, आप पता होना चाहिए 10 साल में, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं सर, हर 10 साल बाद क्यों जो हम काउंट करते हैं ना उसको हम बोलते हैं डिकेडल ग्रोथ। क्या बोलते हैं सर, डिकेडल। डिकेडल का मतलब क्या होता है, 10 साल बाद। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी रूरल पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, उनकी बात यहां पर की जा रही है। आप देखोगे, अच्छा अब यहां पर थोड़ा सा डेटा की बात की जा रही है, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भाई वो हिंदी है ना। ऑलमोस्ट आप देखोगे मोर देन 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्पीक हिंदी। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटीज वाला। तो क्या हाल चाल है भाई। आज की इस क्लास की हम बात करें तो आज की क्लास काफी मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज सर हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम पार्ट 2 को शुरू करने वाले हैं। यानी कि हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, पार्ट 1 में हमने काफी सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, हाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, बट हाँ आज मेरा मन किया कि भाई पार्ट 2 शुरू करवा देते हैं, काफी सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी। तो जो पार्ट 2 है हमारा, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के बारे में हम बात करें, तो इसका जो पहला चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहला चैप्टर कौन सा है, तो पहला चैप्टर हमारा पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है। आप कहोगे सर ये वेट अ सेकंड, सर ये चैप्टर तो हमने पढ़ रखा है, हाँ पढ़ा है, बट आपने वो फंडामेंटल्स, जो पार्ट 1 था हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वो वाले पार्ट में आपने इस चैप्टर को पढ़ा था। अब देखो, सारी चीजें एक जैसी हैं, सब कुछ एक जैसा है। आपने जो इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं वो आपने पार्ट 1 में ही पढ़ लिए हैं, तो ये चैप्टर बहुत इजी पीजी रहने वाला है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इजी रहने वाला है। क्लियर हुआ ना। हाँ, अब समझो कि अगर आपको इन चैप्टर्स के नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप सीधा जो है लैंड वाले जो नोट्स वाला पेज है उस पर लैंड करोगे, ठीक है। हाँ, और अगर किसी ने पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज जाओ और पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो नाम से आपको लग रहा है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, लेकिन पहले पार्ट की हम बात करें, हम अगर बात करें है ना पार्ट 1 के बारे में, उसमें हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात की थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन की डेंसिटी के बारे में बात की थी, ग्रोथ के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एक्चुअली। तो हम अब जो है ह्यूमन ज्योग्राफी की हम उस पार्ट की बात कर रहे हैं जहां पर हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखोगे कि हम अपने पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन क्या कैसी है, क्या है ना, क्या क्या कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। तो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं हम किससे, इंट्रोडक्टरी पार्ट से, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से। तो भाई यहाँ पे इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये चैप्टर पूरा ही डेटा से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ही डेटा से की जा रही है कि अभी हम एस्टिमेट्स देखें 2024 का, अगर मैं डेटा प्रोजेक्ट करूं तो यहां पर आपको पॉपुलेशन कितनी दिखती है, तो 1450 मिलियन, 1415 मिलियन पीपल, 145 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन आपको 2024 में दिखाई देगी, एंड स्टिल वी आर काउंटिंग, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। फिर यहां पे बोला गया है कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उस देश को आगे बढ़ाने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। किसी भी देश के जो लोग हैं वही तो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं ना। आप कहीं भी अगर बाहर जाओगे तो एक तरीके से आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे। तो कोई भी देश जो होता है वो अपने लोगों से जाना जाता है, ठीक है ना। अगर हम उन लोगों पर अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तरीके से वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो जो पॉपुलेशन है वो एक लायबिलिटी भी बन सकती है। समझो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्लियर हुआ। चलिए इन यहां पर देखो, अगर मैं 2011 के एस्टिमेट्स लगाऊं, जैसा अभी का जो लेटेस्ट वाला जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग शायद हम नंबर 1 पे आ गए, हमने चाइना को क्रॉस कर दिया है। लेकिन अगर मैं 2011 की डेटा की बात करूं तो हम जो थे वी है ना यूज्ड टू बी द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। आप देखोगे हमारी जो पॉपुलेशन थी लगभग लगभग आपको 120 करोड़ है ना, 1210 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वो आपको देखने को मिलेगी, अगर मैं 2011 के एस्टिमेट्स की बात करूं, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से एक डेटा दिया गया है, यहाँ पे मतलब ये इंट्रोडक्शन ही ऐसा कुछ है, क्योंकि इस चैप्टर को पॉपुलेशन की हम बात करें तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि है ना हम डेटा के बारे में बात करते रहेंगे। क्लियर हुआ ना। चलिए आगे हम बात करें कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो यहां पर इट इज है ना लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सोच के देखो, है ना, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको अगर आप मिला दोगे तो उससे भी ज्यादा जो है आप देखोगे इंडिया की आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो आपने एक कहावत भी सुनी होगी, एक मूवी में डायलॉग था ना कि इंडिया हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, और ये मतलब एक एक्चुअल में कोई मजाक नहीं है, ये रियलिटी है कि हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया निकाल देते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप देखोगे कि बहुत बारी ना इस चीज पर ना आर्गुमेंट दिए जाते हैं, बहुत सारी इस चीज पर जो है क्या दिए जाते हैं, आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि भाई ये जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सर,
उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा डालेगी। और आप देखोगे कि यहां पर फिर ये भी बोला जा रहा है एंड इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। तो ये देखो, मैंने आपको बोला हमेशा कि किसी भी देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम की बात है, बिकॉज आप देखोगे हर देश में क्या होता है, हर देश में आप देखोगे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। अब वही बात है ना कि आपके घर में लोग बहुत ज्यादा हैं, जैसे बहुत सारे गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो समझो लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको जो नॉर्मली खाने को मिलता है वो उतना नहीं मिलता होगा, क्योंकि वो बढ़ जाता है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यहां पर भी यही बात बोली जा रही है कि जब लोग ज्यादा होते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो एक तरीके से आप देखोगे कि ये प्रेशर किस पर आता है, तो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उस पर प्रेशर आता है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वहां पर आपको सोशियो इकोनॉमिक जहां जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है ना, वहां पर आपको सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल तो इंडिया में ही। अब सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की हम बात करें, तो आप देखोगे हमारी सोसाइटी में जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात की जाती है, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, गरीबी देखने को मिलती है, एक तरीके से बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है गरीबी अमीरी का, ये भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है ना, वो इक्वल नहीं होता। आप देखोगे हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं, उस पर कंट्रोल कौन करता है, तो वही स्टार्टिंग के है ना 5-10%, ये भी बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। बाकी के आप देखोगे, बाकी के जो लोग हैं वो रिसोर्सेज पे कंट्रोल नहीं करते भाई, उनका जो है एक तरीके से, अब कायदे से तो रिसोर्सेज बराबर बराबर बंटने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो पूरे नेचुरल है ना, नेचर ने दिए हमें, उस पर किसी का हक नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है, रिसोर्सेज पर जो कंट्रोल है वो कुछ ही परसेंट लोगों का होता है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटी में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिलती हैं, बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा की बात करूं, सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा की बात करूं, थोड़ा सा यहां पे बात कर लेते हैं कि कौन जो एक तरीके से डेटा को कलेक्ट करता है। तो आप देखोगे हमारा जो एक तरीके से पूरा डेटा जो है वो हर 10 साल में किया जाता है, सेंसस ऑपरेशंस प्रॉपर करवाए जाते हैं पूरे इंडिया में हर 10 साल बाद। और आप देखोगे कि जो ये एक तरीके से पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है ना, वो हर 10 साल बाद किया जाता था। कब से किया जाता था? तो आप देखोगे 1872 से। सबसे पहला जो एक तरीके से आप देखोगे ना, सबसे पहला जो सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? 1872 में हुआ था। लेकिन हाँ, ये कंप्लीट सेंसस नहीं था। कंप्लीट सेंसस कब हुआ था? तो आप देखोगे कंप्लीट सेंसस करवाया गया था 1881 में। आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अच्छा ठीक है, अब मेरा ना आपसे एक सवाल है। मेरा आपसे सवाल क्या है सर? तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये बताइए कि सबसे पहला जो सेंसस था 1872 में जो करवाया, दो एक्चुअली एक सवाल नहीं है, दो सवाल हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे पहला जो सेंसस हुआ था वो किसके द्वारा करवाया गया था, किस वाइसरॉय के थ्रू करवाया गया था, और जो दूसरा सेंसस जो था जो 1881 में करवाया गया था वो किस वाइसरॉय से करवाया गया था। ये आपको दोनों जो है, क्योंकि तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से आने चाहिए आपको, ऑल्दो आपके बुक में नहीं दे रखा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किसने कंडक्ट करवाया था। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप देखोगे तो ये आपको है ना कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताया करो, एंगेज रहा करो थोड़ा सा, तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये सीयूईटी वगैरह में आ सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बात करें, आगे बात करें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, और आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि हमारे देश में आपको कई सारे जो है क्या देखने को मिलता है, कई सारे राज्य, कई सारे स्टेट्स देखने को मिलते हैं। और यहां पर अगर आप थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो आप यहां पर आपको एक तरीके से बहुत ज्यादा एक तरीके से स्पैटल डिफरेंसेस दिखेंगे। स्पैटल डिफरेंसेस मतलब ओवर द स्पेस आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये देखो, ये वाली पूरी जो बेल्ट है, ये वाली पूरी जो बेल्ट है, ये नॉर्थ वाली बेल्ट है हमारी, यहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा दिखेगी, है ना। जैसे जैसे आप थोड़ा सा इधर आओगे, हमारे नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे पॉपुलेशन कम दिखेगी, यहाँ पर कम दिखेगी, थोड़ा सा ऊपर जाओगे जहां पर माउंटेन्स है, यहाँ पर पॉपुलेशन कम दिखेगी, है ना। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर आओगे, हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आओगे, यहाँ पे तो बहुत कम पॉपुलेशन दिखेगी। तो सिंपल सा मतलब है कि हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है नहीं, हमारे यहां पर आपको स्पेटियल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आप देखोगे कि अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, इसका ज्योग्राफिकल रीजंस हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक सोशियो कल्चरल रीजंस हो सकते हैं, इसके कुछ भी हो सकता है। मेनली आप देखोगे ना, यहाँ पे ज्योग्राफिकल रीजंस ज्यादा मैटर करते हैं। आप देखोगे हर जगह की ज्योग्राफी जो होती है वो अलग अलग होती है, ये मैंने हमेशा आपको हर क्लास में बोला है कि जैसे जैसे ज्योग्राफी बदलती है वैसे वैसे आप देखोगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी बदलता रहेगा पॉपुलेशन का। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही पॉपुलेशन आपको अलग अलग जगह पर, है ना, सेटल डाउन होती हुई दिखाई देगी। अब सोच के देखो नॉर्थ में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि नॉर्थ में पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल मिलता है, पहली बात तो यहाँ के जो प्लेन्स हैं, प्लेन में आप देखोगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती घर वर बनाने में, इंडस्ट्री वगैरह बनाने में।
दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से एलुवियल सॉइल मिलती है ना, विच इज गुड फॉर एग्रीकल्चर। समझो पहाड़ों पे टोपोग्राफी कुछ ऐसी होती है कि वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन सपोर्ट ही नहीं करेगी, है ना। और आप देखोगे हमें एक जगह रहने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत, कुछ बेसिक नीड्स होती है हमारी, वो पूरी होनी चाहिए, वो यहाँ पर पूरी होती है। तो आप देखोगे इधर पॉपुलेशन अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ ना। चलिए ये सारी जो मतलब एक जस्ट एग्जाम्पल था ये। आप देखोगे कि अगर यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, है ना, इन सबकी हम बात करें, इसको साथ में लेके आप अगर आप तमिलनाडु और मध्य प्रदेश को साथ में लोगे, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, है ना, इन सबको अगर मिलाओगे लगभग 10 हो रहे हैं शायद, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 हो रहे हैं। तो इन सबकी हम बात करें तो इन अगर 10 स्टेट्स को आप मिलाओगे तो इन 10 स्टेट्स की पॉपुलेशन को आप मिलाकर आपको ये समझ में आता है कि 76% जो पॉपुलेशन है वो हमारी इसी में आ जाती है, इन 10 स्टेट्स में ही समाई हुई है। मतलब इन 10 स्टेट्स में पूरे देश की 76% पॉपुलेशन जो है वो यहां पे रहती है। चलिए फिर हम बात करें, कुछ हमारे स्टेट्स ऐसी भी हैं जहां पर जो पॉपुलेशन का शेयर जो है वो बहुत ज्यादा कम मिलेगा, स्मॉल या फिर मीडियम लेवल का मिलेगा। जैसे मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो पूरे देश की सिर्फ 1.04% पॉपुलेशन आ रहती है। अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो आप देखोगे 0.11% पॉपुलेशन सबसे कम यहीं रहती है। उत्तराखंड की मैं बात करूं 0.84% पॉपुलेशन। तो आप देखोगे ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, उसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे बोला गया है कि जो आपको अनइवन, अनइवन मतलब एक जैसा नहीं है, ठीक है, और एक तरीके से ओवर द स्पेस जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है आपको एक जैसा, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, स्पैटल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको देखने को मिलता है, तो आप देखोगे इसका क्या मतलब है, यहां पे क्या बोला गया, तो यहां पे वही बोला गया कि सच एन अनइवन स्पैटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सजेस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, हाँ आप देखो जो मैंने बात बोली थी वही आ गई, एंड फिजिकल, फिजिकल फैक्टर यानी कि यहां पे ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात की जा रही है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि आप देखो ना सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की हम बात करें तो आपको क्यों दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलती है, क्यों आपको बैंगलोर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से इकोनॉमिक सोर्स है भाई। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग सेटल डाउन इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोग नौकरी करने आए, जॉब करते हैं भाई, लोगों ने घर बनवाया, वहां पे सेटल डाउन हो गए। तो एक तरीके से ये अड्डे हैं, इकोनॉमिक अड्डे हैं सर ये, है ना, एक तरीके से इकोनॉमिक हब है। तो और फिर हम बात करें हिस्टोरिकल फैक्टर्स, है ना, अलग अलग बहुत सारे शहर जो होते हैं उनके अलग ही बैकग्राउंड होता है। मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली की हिस्ट्री देख लो पूरी, है ना, अलग अलग राजाओं ने उसको कैपिटल बनाया और आज भी वो कैपिटल सिटी बनी हुई है ना। बहुत सारे एंशिएंट शहर होते हैं, जैसे कि मैं बनारस की बात करूं, है ना, प्रयागराज की बात करूं, तो उसकी अलग इंपॉर्टेंस है। तो ये सारे कहीं ना कहीं फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अनइवन स्पेटल डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे के रीजन जो है वो ये सारे मतलब रीजन के फैक्टर्स हैं ये सारे, जो कि हमारे देश में आपको जो अनइवन स्पेटल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं इन सबका बहुत अच्छा खासा योगदान देखने को मिलता है। ठीक है सर, अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो इसमें एक चीज और आती है जो है भाई डेंसिटी। डेंसिटी की मैं बात करूं देखो, अब बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं डेंसिटी की जब बात आती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि आप देखोगे कि डेंसिटी अलग चीज है। जब मैं डेंसिटी की बात करता हूं पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में, तो मैं एक्चुअल में पॉपुलेशन की बात कर रहा होता हूं विद रिस्पेक्ट टू एरिया। मैंने मान के चलो कि ये एरिया, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया, ठीक है ना, ये एरिया, ठीक है सर। अब मैंने बोला कि यहां पर 10 लाख की पॉपुलेशन रहती है, 10 लाख, है ना, तो 10 लाख की पॉपुलेशन है यहां पे, है ना। अब ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, यहां पर 12 लाख की पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि पॉपुलेशन इस एरिया की ज्यादा है या इस एरिया की ज्यादा है, आप मेरे से क्या बोलोगे कि सर पॉपुलेशन इस एरिया की ज्यादा है या इस एरिया की ज्यादा है? आप ऑब्वियस सी बात है कि सर कैसे बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन इसकी ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि डेंसिटी इस एरिया की ज्यादा आएगी या फिर डेंसिटी इस एरिया की ज्यादा आएगी, इट्स वेरी ऑब्वियस डेंसिटी इस एरिया की ज्यादा आएगी। ऐसा नहीं है, ज्यादा पॉपुलेशन होने से ज्यादा डेंसिटी नहीं आती, समझो। क्योंकि जब हम डेंसिटी की बात करते हैं ना, तो डेंसिटी की बात हम एरिया के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं। अब यहां का एरिया छोटा है, पॉपुलेशन 10 लाख है, तो ऑब्वियस सी बात है छोटा एरिया होने की वजह से यहां पर जो पॉपुलेशन का बर्डन है वो ज्यादा है, तो विद रेस्पेक्ट टू एरिया यहां पर डेंसिटी ज्यादा आएगी। और डेंसिटी को बेसिकली हम पर स्क्वायर किलोमीटर में लेते हैं, है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर में लेते हैं। आप देखोगे एक एवरेज, हम एक तरीके से आप देखोगे ना यहाँ पे एक किलोमीटर, समझो एक स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, एक किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, ठीक है ना, हो गया 1 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहां पर कितनी पॉपुलेशन रह रही है पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर में हम जो एक तरीके से डेंसिटी को लेते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पॉपुलेशन रह कितनी रही थी। ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया छोटा है तो यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा आएगी। अब सोच के देखो, ये एरिया भले ही पॉपुलेशन यहाँ की 12 लाख है, 2 लाख ज्यादा है इससे, बट एक्चुअल में एरिया बहुत बड़ा है। तो ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, यहां की डेंसिटी कंपैरेटिवली कम आएगी, ठीक है ना। तो हम डेंसिटी की जब बात करते हैं तो एरिया, है ना, एक सेंटर पॉइंट होता है, एरिया के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, एक तरीके से एवरेज होता है, एंड डेंसिटी भी एक तरीके से एवरेज है विद रेस्पेक्ट टू एरिया। समझो थोड़ा सा, क्लियर हुआ? चलिए
तो डेंसिटी की हम बात करें तो आप देखोगे यहां पे बोला गया है नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट पर स्क्वायर किलोमीटर, या फिर आप बोल सकते हो पर यूनिट एरिया। अच्छा, आप देखोगे कि यहां पर अगले लाइन में यही बोला गया है कि किसमें मदद करती है, तो आप देखोगे आपको जो पॉपुलेशन का स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, विद रेस्पेक्ट टू इन रिलेशन टू लैंड एरिया, ठीक है ना। तो ये लैंड एरिया की बात हो रही होती है कि भाई चलो ठीक है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर जगह पॉपुलेशन अलग अलग होती है, उसका आपको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन अब थोड़ा सा अगर हमें ये पता चल जाए कि विद रेस्पेक्ट टू एरिया कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कि किसी एरिया का साइज ये था और पॉपुलेशन ये थी, तो अब ये बताओ कि एवरेज पॉपुलेशन कितनी है इस एरिया की, कितनी रह रही है पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में, तो वो आपको एक तरीके से फिगर मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है आपको। तो यही होता है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना, क्लियर हुआ। चलिए इंडिया की हम बात करें तो यहां पे 2011 की डेटा के अकॉर्डिंग यह बढ़ गया होगा, बट हाँ उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो कि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज। वहां पर तो बहुत कम पॉपुलेशन होती है ना, जैसे आप रशिया वगैरह जाओगे, है ना, बहुत सारे वेस्ट के, बहुत सारे यूरोप की जो कंट्रीज जाओगे, यूएस की बात, यूएस में तो खैर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, नॉर्थ अमेरिका की ज्यादा पॉपुलेशन है, बट हाँ बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम पॉपुलेशन होती है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अच्छा, आप देखोगे कि अब यहां पे क्या बोला है, अब यहां पे थोड़ा सा डेटा और दिया गया है, अब यहां पे 50 साल की डेटा की बात की जा रही है। अगर आप लास्ट 50 साल का डेटा उठाओगे, है ना, अब पूरा डेटा उठा के देखोगे तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो एवरेज पॉपुलेशन है, यानी कि जो एक तरीके से जो हमारी डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो कितनी बढ़ गई है, वो 200% से ज्यादा बढ़ चुकी है ना। आप देखोगे अगर मैं 1951 की डेटा की बात करूं तो जो डेंसिटी निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी सर, वो 117% पर स्क्वायर किलोमीटर निकल के आई थी। लेकिन अब जब अभी के 2011 के डेटा की बात करोगे, यानी कि 1951 से 2011 की हम बात करें, तो इतने सालों में क्या हुआ, इतने सालों में यानी कि 50-60 साल में क्या हो गया सर, 60 सालों में आप देखोगे कि यहां की जो पॉपुलेशन है, अगर आप देखोगे यहां पर वही लिखा हुआ है कि अगर आप पास्ट 50 ईयर्स की बात करोगे तो 50 साल का डेटा दिखाओगे तो 200% से जो है एक तरीके से हमारी डेंसिटी बढ़ चुकी है। 117 थी पहले सर, अब कितनी हो गई है सर, 200, है ना। अब सॉरी, अब कितनी होगी, अब हो गई 382। तो करीबन करीबन मतलब यहां पे एक एवरेज लिया जा रहा है कि मोटा मोटा हम 200% बढ़ चुके हैं, है ना। पहले 117 था, है ना, इसमें अगर आप 200 ऐड कर दोगे तो करीबन बैठता है कितना, 317, है ना, उससे ज्यादा, है ना, इससे ज्यादा, यानी कि मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर बढ़ चुका है 50 सालों में। तो कहीं ना कहीं हमारी डेंसिटी जो है वो पिछले 50 सालों में एक तरीके से आप देखोगे 200% पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले 117 थी और अभी हमारी 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये 50 साल का डेटा यहां पर हमें बताता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, एक तरीके से इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं, है ना। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको अभी तक जो भी मैंने समझाया है, पढ़ाया है, वो बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, बट हाँ मैं इतनी गारंटी देता हूं अगर आप एंड तक इस चैप्टर को देखते हो ना, तो आपको एक एक चीज जो है इस चैप्टर से रिलेटेड समझ में आ जाएगी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, और इसमें हम थोड़ा सा डेटा देखेंगे, क्लियर हुआ ना। चलिए, आप देखोगे कि अगर मैं अलग अलग स्टेट्स को लेता हूं, अलग अलग स्टेट्स को लेता हूं और उनको मैं कंपेयर करता हूं, तो यहां पे डेटा थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, ये अलग अलग रेंजेस में दिखाई देता है जब मैं डेंसिटी की बात करता हूं। आप देखोगे कि सबसे कम डेंसिटी कहां से निकल के आती है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। वैसे ऐसे क्वेश्चंस आजकल पूछे नहीं जाते, बट हाँ फिर भी याद होना चाहिए आपको कि सबसे कम आपको अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन दिखाई देती है, सबसे कम डेंसिटी, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 17% पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी। यानी कि अगर पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप देखोगे तो एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा सर, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे 17% देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत कम है। अब इसका फॉर्मुला भी आपको पता होना चाहिए ना, जैसे आप देखोगे टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की हम बात करें, है ना, और डिवाइड बाई एरिया, डिवाइड बाई एरिया, है ना। तो ये एक तरीके, और एरिया भी आप हमेशा क्या लेते हो सर, स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में लेते हो। तो टोटल पॉपुलेशन में आप किसी भी एरिया की पॉपुलेशन लेना, उसको एक तरीके से एरिया से डिवाइड कर देना, है ना। तो और एरिया भी कैसे लेते हो, किस यूनिट में लेते हैं हम, पर स्क्वायर किलोमीटर में लेते हैं। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो आपका जो है डेंसिटी निकल के आ जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर आप देखोगे सबसे कम आपको अरुणाचल प्रदेश का निकलते हुए दिखाई देगा, इसके बाद आपको कहां का दिखाई देगा, तो इसके बाद आपको दिखाई देता है किसके निकल के, तो इसके बाद आपको दिखाई देता है भैया हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली एनसीआर की बात की जा रही है, नियर कैपिटल रीजन, यानी कि दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के आसपास का जो पूरा एरिया है और दिल्ली का जो एरिया है वहां की जो डेंसिटी है, सोच के देखो कितना डिफरेंस है। 17 कहां 11,297%। ये इंडिया की सबसे ज्यादा डेंसिटी है। दिल्ली में आप आओ यार, कभी बहुत सारे बच्चे दिल्ली से देख रहे होंगे यार, उन्हें पता होगा ऑलरेडी, बट जो दिल्ली से नहीं है तो एक बार प्लीज आओ दिल्ली। यहाँ पर घर के अंदर घर घुसे हुए हैं भाई, मतलब गली इतनी पतली पतली गली होती है जिसमें शायद एक साइकिल भी निकलना मुश्किल हो जाए, और उसमें घर बने हुए हैं, है ना, 20-20 30-30 स्क्वायर फीट ये अपना गज में जो है घर बने हुए हैं यहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली, मैं 50-40
30 गज तक के में घर बने होते हैं यहाँ पे, इतना ज्यादा एक तरीके से कंजेशन है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आपको ऐसी डेंसिटी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, लाइक मैं स्टेट्स बिहार की बात करूं, वेस्ट बंगाल की बात करूं, यूपी की बात करूं, है ना, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा जो है एक तरीके से डेंसिटी देखने को मिलेगी। फिर अगर थोड़ा सा आप नीचे जाते हो यानी कि साउथ की तरफ जाते हो, तो केरला में आपको 859 और तमिलनाडु में आपको 555 कम है एज कंपेयर टू यूपी और केरला, एज कंपेयर टू, है ना, बिहार, कम है काफी, बट हाँ फिर भी एज कंपेयर टू अदर स्टेट इट इज वेरी हाई। तो ये यहां पर आप देखोगे, अगर मैं केरला की बात करूं और मैं तमिलनाडु की बात करूं, तो ये हमारे जो पेनिनसुलर स्टेट्स जो है, पेनिनसुलर स्टेट्स मतलब ये वाला जो हिस्सा, ये वाला है ना, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है कि दैन जो द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर बाय 3 साइड्स। तो आप देखोगे 3 साइड से जो लैंड एरिया हमारा पानी से घिरा होता है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो आप देखोगे जो हमारे पेनिनसुलर स्टेट्स है, जो हमारा एक केरला है ना, फिर आपका ये तमिलनाडु आ जाता है, ये अब तमिलनाडु रहा, फिर आपका ये क्या आ गया सर, ये आपका आंध्र प्रदेश आ गया और ये आपका कर्नाटक आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आप केरला हो गया हमारा, तमिलनाडु हो गया, और ये दोनों जो है एक तरीके से यहां पर आपको डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर यहां पर बात हो रही है उन स्टेट्स के बारे में जिनकी लो डेंसिटी है। देखो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि बोरिंग लग रहा होगा आपको, आई नो, बट ये पूरा डेटा है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट बीइंग अ टीचर मेरी ड्यूटी ये है कि आपको पढ़ाऊं अच्छे से, है ना, माई ड्यूटी इज टू टीच यू, तो वो मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी इसमें कुछ है नहीं। फिर आप देखोगे स्टेट्स लाइक आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, है ना, इनकी हम बात करें तो यहाँ पर आपको मॉडरेट डेंसिटी देखने को मिलती है, ना बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा ना ही बहुत ज्यादा, ना ही बहुत ज्यादा कम, है ना। चलिए, तो आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं हिली स्टेट्स के बारे में, जो नदर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारे, है ना, तो आप देखोगे यहां पर आपको डेंसिटी कम दिखती है। जैसे मैं हिमालय रीजन की बात करूं, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, है ना, फिर थोड़ा सा और ऊपर निकलोगे लद्दाख वगैरह की बात करूं, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की मैं बात करूं, है ना, इसमें अगर आप आसाम को छोड़, क्योंकि आसाम की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, तो यहां पर रिलेटिवली आपको लो डेंसिटी देखने को मिलती है। फिर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, तो यूनियन टेरिटरीज में अगर आप एक तरीके से आप देखोगे ना, कि अगर आप सिर्फ अंडमान निकोबार को हटा दोगे, क्योंकि आइलैंड है, इनको सिर्फ हटा दो, बाकी सारे, बाकी क्योंकि 8 है ना टोटल हमारी, हाँ, तो अगर एक को छोड़ दो, बाकी की 7 जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी, उनमें आपको अच्छी खासी जो है डेंसिटी दिखाई देगी। समझ में आया? तो ये सारा डेटा आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर। अब देखो डेंसिटी की जब बात आती है तो कुछ और भी टर्म्स आते हैं हमारे, है ना। और टर्म्स क्या आते हैं, तो भाई आप देखोगे कि देखो डेंसिटी, सबसे पहले आप देखो, पहले ये वाला मैप देखो, यहां पर थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में बताया गया है। तो अगेन आई वुड से कि ये वाला जो पूरा हमारा बेल्ट है नॉर्थ वाला, है ना, स्पेसिफिकली मैं यूपी और बिहार की बात करूं, यहाँ की अच्छी खासी पॉपुलेशन है। फिर बंगाल में आप चले जाओगे, पॉपुलेशन अच्छी खासी है। फिर थोड़ा सा अगर आप इधर आओगे, अरुणाचल प्रदेश को देखोगे, ये बहुत कम पॉपुलेशन है ना, लेस देन 100 की बात की जा रही है यहाँ पे, लेस देन और मोर देन, अगर एवरेज देखोगे पूरी नॉर्थ वाली बेल्ट का, तो यहाँ पे मोर देन 1201 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आओगे तो एक केरला वाला और तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है, यहाँ की भी थोड़ी सी आपको दिखेगी अच्छी खासी, ठीक है ना, 800 से 1200, या फिर ये दोनों में आते हैं ये वाले, है ना, 800 और 400 वाले, तो ये दोनों इसमें आ जाएंगे। बाकी अगर मैं कर्नाटका, ये हमारा पूरा जो है कौन सा है सर, आंध्र प्रदेश, और ये हमारा तेलंगाना, है ना, यहाँ की पॉपुलेशन भी आपको कम मिलेगी। तो ये पूरा डेटा आप, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। फिर हम कुछ अब अलग अलग सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं, सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा के बारे में बात कर लेते हैं, और उसमें कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं। जैसे कि आप देखोगे हमारा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी यूज किया गया है, और दूसरा जो है एग्रीकल्चरल डेंसिटी यूज किया गया है। देखते हैं क्या होता है भाई, क्या मतलब होता है इसका। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा के बारे में बात करूं, तो आप देखोगे कि यहां पर एक टर्म यूज हुआ है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, इसका फॉर्मुला भी दे रखा है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेबल एरिया। अच्छा, याद रखो कि जो नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला था, नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला है डेंसिटी को कैलकुलेट करने का, वो क्या था, पॉपुलेशन, है ना, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, है ना, वो भी हमारा स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर में होता है, ठीक है ना, ये नॉर्मल था। लेकिन समझो यहां पर किसकी बात की जा रही है, यहां पर फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की बात की जा रही है। यहां पर डेंसिटी तो है, लेकिन वो नॉर्मल डेंसिटी नहीं है सर, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है। अब ये यहां पे फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब क्या है सर, तो सिंपल सी बात है, यहां पर किसकी बात की जा रही है कि हम टोटल एरिया नहीं ले रहे सर, है ना। मान के चलो, मैंने क्या बोला कि ये कोई जगह है, सोचो, समझो, थोड़ा सा समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एरिया है टोटल, ये एरिया टोटल। अब यहां पर लेट्स से कि यहां पर एक तरीके से आप देखोगे कि 10,000 लोग रहते हैं, 10,000 लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ ये जो पूरा एरिया है कितना है सर, तो 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर का। तो मैं अब मुझे निकालना है क्या, मुझे नॉर्मली डेंसिटी निकालनी है। तो आप देखोगे 10,000 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर किलोमीटर, तो आप देखोगे पर स्क्वायर किलोमीटर, आप देखोगे 100 लोग रह रहे हैं, 100% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। अब ये तो मैंने क्या लिया सर, ये मैंने टोटल एरिया लिया है सर, टोटल एरिया। लेकिन फिजियोलॉजिकल डेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं तो वी आर नॉट टेकिंग टोटल एरिया, यहां पर हम सिर्फ वो एरिया लेते हैं जो कल्टीवेबल एरिया है, जहां पर कल्टीवेशन किया जा रहा है। जहां आप सोच के देखो ना, हमारी एक सोसाइटी ऐसी भी है जो अग्रेरियन सोसाइटी है, जो खेती कर रही है। यहां पे टोटल पॉपुलेशन तो हम टोटल लेंगे सर।
अब ये एक्चुअली दिखाता क्या है, समझो ये एक्चुअली बता क्या रहा है, तो ये एक्चुअली बताता ये है कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है इसका कितना बर्डन है एग्रीकल्चरल लैंड पे। क्योंकि समझो ये जो यहां पर टोटल पॉपुलेशन 10,000 रह रही है, इसका पेट भी तो भरना पड़ेगा ना, और जब इसका पेट भरना पड़ेगा तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा जो हमारा ये जो पूरा 100 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है, इस पूरे 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में खेती खेती कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, खेती की जा रहे हैं। अरे भैया उसमें घर भी होंगे, सड़क भी बनी होगी, तो उसका कुछ एक छोटा सा हिस्सा होगा उसमें खेती की जा रही होगी, पूरा का पूरा 100 स्क्वायर किलोमीटर में खेती थोड़ा ना की जा रही होगी, समझो थोड़ा सा, है ना। तो यहां पर हम टोटल एरिया नहीं लेते, यहां पे हम नेट कल्टीवेबल एरिया लेते हैं जहां पर खेती की जाती है। अब लेट्स से कि टोटल एरिया तो हमने 100 स्क्वायर किलोमीटर लिया, लेकिन सोच के देखो नेट कल्टीवेबल एरिया कितना होगा, तो आउट ऑफ 100 स्क्वायर किलोमीटर इज अ टोटल एरिया, इसमें से छोटा जो पोर्शन होगा वो इस्तेमाल किया जाता होगा। इसमें आप देखोगे कि इसमें आप देखोगे लेट्स से कि 20 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, 20 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो एक तरीके से क्या है, वो नेट कल्टीवेबल एरिया है, वो नेट कल्टीवेबल एरिया है। तो समझो अब मैं बोलूं कि भाई कितने जो टोटल पॉपुलेशन है उसका बर्डन कितना है उस नेट कल्टीवेबल एरिया पे, वो जो कल्टीवेशन कर रहे हो आप, क्योंकि देखो हर हर व्यक्ति तो खेती कर नहीं रहा होगा, कोई व्यक्ति जो है सर्विस सेक्टर में होगा, कोई सेकेंडरी सेक्टर में होगा। यहां पे किसकी बात की जा रही है अब, क्योंकि वो जो सर्विस सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में, वो भी तो खाएगा ना यार, वो खेती तो करता नहीं है। तो एक्चुअल में वो बर्डन है किस पर, बर्डन है वो हमारे टोटल कल्टीवेबल लैंड पे। समझ में आया ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं सर, यहां पर हम टोटल एरिया नहीं लेते, यहां पर सिर्फ हम नेट कल्टीवेबल एरिया लेके ये दिखाते हैं कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर एरिया की, वो उसका बर्डन कितना है हमारे खेती पे, जहां पर खेती की जा रही है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टोटल जो एरिया है उस पर हम खेती तो कर नहीं रहे होंगे, उसके कुछ छोटे से पोर्शन में खेती कर रहे होंगे। सो लेट्स से कि टोटल हमारा एरिया था 100 स्क्वायर किलोमीटर, आउट ऑफ 100 स्क्वायर किलोमीटर हम सिर्फ 20 स्क्वायर किलोमीटर में ही क्या कर रहे हैं सर, एक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो आप देखो 10,000 की पॉपुलेशन थी, है ना, हम जो है 20 स्क्वायर किलोमीटर में नेट कल्टीवेबल एरिया हमारा 20 स्क्वायर किलोमीटर का नेट कल्टीवेबल एरिया, तो आप देखोगे कितना निकल के आता है। हाँ, तो आप देखोगे पर स्क्वायर किलोमीटर एग्रीकल्चर एरिया की बात कर रहे हैं, तो पर स्क्वायर किलोमीटर नेट कल्टीवेबल एरिया जो है एक तरीके से आप देखोगे पर स्क्वायर किलोमीटर कितना आ रहा है 500, है ना। तो आप देखोगे 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर नेट कल्टीवेबल एरिया पे आ रहे हैं, यानी कि इतने लोगों का हमारे पर स्क्वायर किलोमीटर के नेट कल्टीवेबल एरिया पर बर्डन है। समझ में आया ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमने यहाँ पे 100 लिया था तो यहाँ पर बर्डन थोड़ा कम आया था, टोटल एरिया लिया था ना हमने, यहाँ पे तो हम सिर्फ कल्टीवेबल एरिया की बात कर रहे हैं। तो पर स्क्वायर किलोमीटर पे बर्डन कितना आ रहा है सर, 500 लोगों को खिलाना पड़ेगा भाई। पर स्क्वायर किलोमीटर में आप देखोगे 500 लोगों का पेट भरना पड़ेगा, इनको खिलाना पड़ेगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए फिर हमारा दूसरा क्या आता है, मैं ये इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, इरेज कर रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब आता है फिर अगला आता है हमारा एग्रीकल्चर डेंसिटी। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें हम टोटल पॉपुलेशन नहीं लेते, हम एग्रीकल्चर डेंसिटी में बेसिकली जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर मतलब ये आता है कि सर ठीक है सर, आपने बोल दिया एग्रीकल्चर पॉपुलेशन ले रहे हैं हम टोटल पॉपुलेशन नहीं ले रहे। बट व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। जब मैं एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन की बात करता हूं, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन की बात करता हूं, तो इसमें 2-3 लोग आते हैं। जैसे आप देखोगे सबसे पहले यहां पे कल्टीवेटर्स यानी कि जो किसान, दूसरा इनकी जो फैमिली है, कल्टीवेटर्स प्लस कल्टीवेटर्स फैमिलीज, ठीक है ना, ये प्लस आप देखोगे जो एग्रीकल्चरल लेबर, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे इनके पास खुद के खेत नहीं होंगे बट वो खेती कर रहे होंगे दूसरों के खेतों पे, दूसरे के लैंड पे, तो वो और इनकी फैमिली, है ना। तो ये आते हैं हमारे क्या, ये आते हैं हमारे टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में, ठीक है ना। अब समझो, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको हम डिवाइड करेंगे नेट कल्टीवेबल एरिया से। अब ये क्या शो करता है, तो ये सिंपल सा शो करता है कि हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में, क्योंकि देखो इसमें क्या, इसमें तो हमने टोटल पॉपुलेशन ली, इसमें तो सर्विस सेक्टर में भी होंगे, सेकेंडरी सेक्टर में भी होंगे, इसमें सिर्फ हम वो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो एक तरीके से इंगेज्ड है हमारे एग्रीकल्चर में। अब उसका कितना बर्डन है, उसका कितना बर्डन है हमारे नेट कल्टीवेबल एरिया पे, तो पर स्क्वायर किलोमीटर कितना निकलेगा। आप सोच के देखो, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम, 10,000 टोटल एरिया था हमारा, है ना, 10,000 टोटल एरिया था, है ना, आउट ऑफ 10,000 आप देखोगे 10,000 टोटल पॉपुलेशन थी, सॉरी, और आप देखोगे नेट कल्टीवेबल एरिया कितना था, सॉरी टोटल एरिया कितना था हमारा 100 स्क्वायर किलोमीटर का, है ना। इसमें से आप देखोगे 20 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा नेट कल्टीवेबल एरिया था, ठीक है ना। अच्छा, 10,000 की टोटल पॉपुलेशन थी, इसमें आप देखोगे हमारी टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन कितनी होगी, तो पूरी तो नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं कि किसी जगह पर 10,000 के 10,000 लोग जो है खेती में लगे हुए हो, नहीं, है ना। लेट्स से कि इसकी टोटल होगी लेट्स से 4,000, है ना, 4,000 जो पॉपुलेशन आउट ऑफ 10,000 पॉपुलेशन, 4,000 पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड देयर फैमिलीज आल्सो, है ना। तो 4,000 की टोटल हमारी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन हो गई, ठीक है ना। और हमारा एरिया कितना है नेट कल्टीवेबल एरिया, तो 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, तो आप देखोगे कितना आएगा ये, हाँ, तो ये आएगा 200% पर स्क्वायर किलोमीटर, 200% पर स्क्वायर, यानी कि जो वो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है उसका बर्डन कितना आएगा, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में जितना कल्टीवेशन हो रहा है उस पर कितना बर्डन आ रहा है, 200 लोगों का बर्डन आ रहा है, 200 लोग आ रहे हैं उस पर। आई होप इतनी चीजें जो आपको क्लियर हो गई होंगी। देख लेना एक बारी फिर से बैक जाओ, देखो
समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा कुछ है नहीं ऐसा, है ना, कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए चलिए, आप देखोगे कि अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रोथ के बारे में, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मैं लास्ट एक पूरी सेंचुरी की बात करूं, 100 साल की बात करूं, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि भाई जो हमारा एक तरीके से ये जो डिफरेंस आ रहा है ना बर्थ रेट और डेथ रेट में, कि भाई लोग पैदा होते जा रहे हैं, लोग मर कम रहे हैं, तो आप देखोगे जो हमारा एनुअल बर्थ रेट है और हमारा जो एनुअल डेथ रेट है, और एक तरीके से यहाँ पे एक और पोर्शन जोड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए माइग्रेशन का। तो पिछले 100 साल का अगर हम ट्रेंड उठा के देखें तो ये अलग ही ट्रेंड, पिछले 100 साल का अभी हम देखते हैं, वो डेटा के बारे में हम बात करेंगे, तो आप देखोगे कि जो बर्थ रेट, डेथ रेट और जो माइग्रेशन का डेटा निकल के आता है, जो उसके ट्रेंड्स निकल के आए हैं, वो हमें बहुत कुछ दिखाता है, वो हमें शोध कराता है कि भाई हमारी पॉपुलेशन कैसे फटी है एकदम से, कैसे एक्सप्लोड हुई है, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। और इसको हमने अलग अलग 4 फेजेस में डिवाइड कर लिया है, इसको हमने अलग अलग 4 फेजेस में डिवाइड कर लिया। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है सर, वेरी बेहतरीन, वेरी गुड, चलो ठीक है, बढ़िया। अच्छा, आप थोड़ा सा ये डेटा देखना, डेटा देखो, ध्यान से देखो फटाफट से डेटा, और आप डेटा देखोगे, इस डेटा की बाद में आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, बाद में इस डेटा के बारे में मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा। समझो, ये सेंसस हमारा है 1901 का, हर 10 साल में होता था, आप पता होना चाहिए, 10 साल में, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं सर, हर 10 साल बाद क्यों जो जो हम काउंट करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं डिकेडल ग्रोथ। क्या बोलते हैं सर, डिकेडल। डिकेडल का मतलब क्या होता है, 10 साल बाद, तो ये डिकेडल ग्रोथ है हमारी, ठीक है ना। 1901, 11, 21, 31, 41, 11, आप देखोगे ना टोटल पॉपुलेशन ये है हमारी, है ना। जो टोटल पॉपुलेशन 1901 में इतनी थी, करीबन 23 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसके बाद आप देखोगे, है ना, एक मिनट, हाँ, तो 23 करोड़ के आसपास निकलती है ना, 23 करोड़ के, हाँ 23 करोड़ के आसपास, फिर ये 25 करोड़ के आसपास हो गई, है ना। फिर आप देखोगे 1911 से 21 के बीच में आप देखोगे पॉपुलेशन कम हुई है, बढ़ी नहीं है, कम हुई है, इतने से कम हुई है। एक तरीके से ग्रोथ क्या है, ग्रोथ नेगेटिव है। तो ये प्रॉपर याद याद करना, याद नहीं करना, मतलब देखना है थोड़ा सा, आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। और आप देखोगे कि ग्रोथ कैसी है सर, यहां पर देखो 5%, 11%, 14%, लेकिन जैसे आप क्रॉस करोगे 90, 70, 80 क्रॉस करोगे, तो यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ देखना, 24%, 24%, 23%, 21.54%, 17.74, 64%। यहां पर आप देखो ये वाला जो ट्रेंड देखने को मिलता है ना, जो 80s में और 90s में हुआ है, यहां पर मेन दिक्कत आई है, दिक्कत यहां पर आई है ना। ये पॉपुलेशन देख रहे हो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, ये नंबर्स के टर्म्स में है और ये परसेंटेज के टर्म्स में है ना। ये जो डिकेडल ग्रोथ है नंबर्स में दिखाई है और ये हमारे परसेंटेज में दिखाई है। तो आई होप आपको ये डेटा जो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ को थोड़ा दिखाया गया है, हर 10 साल में पॉपुलेशन कितना ग्रो कर रही है वो दिखाया गया है। क्लियर हुआ। चलिए, डिकेडल ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हमने क्या माना है सर, आप देखोगे एक तरीके से आप देखो ना, P2 माइनस P1। P2 का मतलब है पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर। बेस ईयर कौन सा हमारा, तो बेस ईयर हमारा ये है। देखो, अगर आप देखोगे, अगर आप यहां से यहां तक की ग्रोथ देख रहे हो, तो बेस ईयर हमारा ये हो गया 1911 क्या हमारा, इट्स अ बेस ईयर, है ना। और ये वाला क्या होगा, 1921 क्या हो गया, तो 1921 हमारा हो गया प्रेजेंट ईयर, है ना। क्लियर हुआ। तो अगर आप यहां से यहां तक ये 10 साल की ग्रोथ देख रहे हो, तो इट्स अ, है ना, इट्स अ प्रेजेंट ईयर, और 1911 ये बेस ईयर हो गया हमारा, है ना। जहां से आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो बेस ईयर हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि इसको इससे सब्सट्रैक्ट करोगे, 1921 में जो पॉपुलेशन थी इसको इससे माइनस कर दोगे, तो फिर आपको क्या निकल के आता है, तो आपको जो एक तरीके से क्या निकल के आ जाएगा, तो आपको जो है, और हाँ, इसको आपको P1 से डिवाइड कर देना है, P1 से डिवाइड कर देना है, यानी कि बेस ईयर पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना है। और इसको अगर 100 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, तो आपको क्या मिलेगा, तो एक तरीके से आपको एक तरीके से डिकेडल ग्रोथ रेट मिल जाएगी, है ना, परसेंटेज के टर्म में। तो ये ऐसे ही निकाली गई है, सारी की सारी जो निकाली गई है वो ऐसे इस फॉर्मूले को यूज करके निकाली गई है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, सीयूईटी में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम से। चलिए, आई होप इतनी जो चीजें वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं मेन चीज के बारे में बात करता हूं, अब मैं फेजेस के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। किसके बारे में, तो लाइक मैं अलग अलग फेजेस के बारे में बात कर लेता हूं, जल्दी पढ़ते हैं यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता बहुत लंबा लेक्चर खींचे। फेज वन के बारे में बात करूं तो ये फेज वन था हमारा 1901 से लेकर 1921 तक, फेज वन था ये हमारा, है ना, 1901 से लेकर 1921 तक फेज वन था हमारा। और इसकी हम बात करें तो यहां पर आपको एक तरीके से कैसी ग्रोथ दिखती है, स्टैग्नेंट ग्रोथ दिखती है ना, यानी कि ग्रोथ ना ही बहुत ज्यादा ग्रो होती है ना फिर बहुत ज्यादा डाउन जा रही है, एक तरीके से स्टैग्नेंट है ना, स्टेबल सी है। अब इसमें हो क्या रहा है सर, एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है, मैंने आपको ये देखो, ये जो स्टेजेस हैं वो आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन में वो पढ़ी थी आपने, अगर नहीं देखा वो चैप्टर देख लेना, तो वहां पर भी आपने अलग अलग 3 फेजेस में हमने बांटा था। लेकिन हमने जो 100 साल का ट्रेंड है ना, उस 100 साल के ट्रेंड को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और सबसे पहले वाला जो फेज था वो देखा हमने 1901 से लेकर 1921 तक, और इसमें वो पता लगता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो स्टेशनरी है, और एक तरीके से सॉरी स्टैग्नेंट है, स्टेशनरी है, और एक तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है, आप देखोगे क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इस आपने देखोगे ना, यहाँ पे एक तरीके से क्या हो रहा है, एक तरीके से आप देखोगे कि जो हमारा जो पीरियड है ना, ये जो पीरियड है यहां पर आपको बहुत ही स्लो ग्रोथ दिखाई देगी, वेरी बहुत कम है सर।
और इसको तभी हम क्या बोल रहे हैं, तभी तो हम इसको बोल रहे हैं स्टैग्नेंट फेज, स्टेशनरी फेज, मतलब बढ़ भी रही है, बहुत माइनर बढ़ रही है। एक तरीके से आप देखोगे डेथ रेट और हमारा जो बर्थ रेट है वो एकदम सेम चल रहा है। क्लियर हो ना? इस पीरियड में आप देखोगे ना 1911 से 1921 तक आप देखोगे दोनों बर्थ रेट और हमारा डेथ रेट, ये दोनों ही क्या है सर, ये दोनों ही एक तरीके से बढ़ रहे हैं। मतलब हमारे बर्थ रेट भी बहुत हाई है और डेथ रेट भी बहुत हाई है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, आप जैसे पुराने परिवारों से बात करोगे ना, कभी अपनी दादी से बात करके देखना, कभी अपने बाबा से बात करके देखना, उनसे पूछना कि अरे दादी बाबा इतने बच्चे पैदा कैसे हो जाते हैं, क्यों करते थे इतने बच्चे, तो वो यही जवाब देंगे कि बेटा बच्चे तो इसलिए पैदा करते थे क्योंकि 4 5 6 7 8 10 बच्चे पैदा हुए, 10 12 बच्चे पैदा हुए, 4 5 तो मर ही जाते थे उसमें। हाँ यही होता था भाई, 4 5 बच्चे तो मर गए पैदा होते ही। आपने देखा होगा कि उस टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलप नहीं था, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था भाई। गांव में बच्चा पैदा हुआ तो आसपास 30 40 किलोमीटर में कोई ना ही व्हीकल है, ना ही सड़क है, कुछ भी नहीं है, ना ही हॉस्पिटल है। जब तक हॉस्पिटल पहुंचोगे तब तक वो मर जाएगा। आज के टाइम पर ऐसा होता है? आज के टाइम पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सैनिटेशन बहुत अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप हो गई हैं। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पर डेथ भी बहुत ज्यादा हाई थी, इसलिए इस वजह से लोग पैदा भी बहुत ज्यादा करते थे। तो एक तरीके से क्या है, स्टैग्नेंट है सर, है ना, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए क्यों है सर? पुअर हेल्थ फैसिलिटीज है ना, मेडिकल सर्विसेज बहुत पुअर है। एक ये भी रीजन है, इलिटरेसी है भाई, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी भाई उस टाइम पर। तो एंटरटेनमेंट का मेन साधन तो बच्चा पैदा करना ही था, क्या करें क्या करें, चलो एक काम करते हैं बच्चा पैदा कर लेते हैं, ठीक है। एक तरीके से सेक्स एजुकेशन नहीं थी लोगों के पास में, उनको नहीं पता था, पढ़े लिखे नहीं थे भाई। बच्चा पैदा करना ही एक तरीके से अपना वो होता है ना, एक तरीके से कि भाई ठीक है टाइम पास के लिए बच्चा पैदा कर लिया, तो यही होता था पहले। उनको नहीं पता था, उनको इस बात से लेना देना था ही नहीं कि भाई ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर ही बर्डन आएगा। चलिए, है ना। और एक तरीके से यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि भाई यहाँ पर एक तरीके से आप देखोगे इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड, ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, गरीबी बहुत ज्यादा थी भाई। फैमाइन वगैरह तो अकाल तो ऐसे पड़ता था जैसे हर साल जैसे मौसम बदलता है, मौसम के बदलने के साथ साथ आपको, है ना, अकाल भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी और इसका सबसे बड़ा ये भी रीजन था, कॉलोनाइजेशन। अंग्रेज हमारे पास आए भाई, गुलाम बनाया, बर्बाद कर दिया पूरा का पूरा, है ना। जो बेसिक चीजें हैं वही अवेलेबल हमारे पास थी ही नहीं। और आप देखोगे इसी वजह से आपको, है ना, लार्ज बर्थ रेट दिखाई देंगे और लार्ज डेथ रेट्स भी दिखाई देंगे। तो एक तरीके से पॉपुलेशन हमारी स्टैग्नेंट है। अब हम एंटर करते हैं फेज 2 में सर। फेज 2 की हम बात करें तो आप देखोगे 1921 से 1951 की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है सर। अब इस फेज की हम बात करें तो आप देखोगे इस फेज में आपको एक चीज और देखने को मिलती है। इस फेज में आपको ठीक ठाक जो एक तरीके से स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट हाँ अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। और यहां पे बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि ओवरऑल जो फैसिलिटीज थी, है ना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सैनिटेशन, वो एक तरीके से यहां पर क्या होने लगी सर, एक तरीके से इंप्रूव हुई। इससे हुआ ये कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट था, जो बच्चे मर रहे थे, वो रिलेटिवली थोड़े से कम हो गए सर। वो एक तरीके से एज कंपेयर टू फेज 1 वो रेट थोड़ा सा कम हो गया। और एट द सेम टाइम आप देखोगे कि यहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज डेवलप हो गई, रेलवे वगैरह आ गई, कम्युनिकेशन अच्छा डेवलप हो गया, तो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होने लगा। तो इससे आप देखोगे कहीं ना कहीं हमारी जो डेथ्स थी वो स्लो हो गई हैं और हमारा जो बर्थ रेट है वो हाई हो गया है थोड़ा सा। तो यहां पे देखो वही सेम चीज है भाई, बर्थ रेट हमारा वैसा का वैसा ही हाई है, बट आप डेथ रेट की बात करोगे ना, डेथ रेट थोड़ा सा गिर जाता है। यानी कि लोग क्योंकि देखो ये सारी चीजें हो रही हैं, सैनिटेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं, तो डेथ्स जो है वो कम हो रही हैं। और लेकिन हमारा जो बर्थ रेट है इट रिमेन्स हाई, इट विल रिमेन्स हाई, है ना। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, क्लियर हुआ ना। चलिए, और हाँ ये काफी ग्रोथ अच्छी है। क्यों अच्छी ग्रोथ है? क्योंकि इस ग्रोथ में आप इस फेज में आप देखोगे ना कि इस फेज में बहुत सारे चेंजेस आए थे। ये ग्रोथ अच्छी क्यों बताई जा रही है? इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, 1929 में आपको ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलता है ना, महामंदी आ गई थी भाई। फिर आपको 1939 से 45 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है। तो ये सब होने के बाद भी आपको ये सारी जो चीजें हैं काफी, मतलब ये सारी जो ग्रोथ है काफी इंप्रेसिव है सर, क्लियर हुआ ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात कर लेते हैं फेज 3 के बारे में। ये बहुत डेंजरस फेज है। फेज 3 के बारे में बात करें तो इस फेज को हम बोलते हैं, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, विच फेज इज ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज। अब यहां पर होता है, यहां पे फटता है भाई, यहां पे गंदा वाला फटता है। यहां पे होता है भाई एक तरीके से जो ग्रोथ होगी ना, अंधी ग्रोथ होगी यहां पर। अब इसका रीजन क्या था? इसका रीजन सिंपल था। तो आप देखोगे एक तरीके से डिकेडल, अगर मैं बात करूं 1951 से 81 की, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? पॉपुलेशन फट गई नहीं, ऐसा नहीं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब यह है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है सर। ग्रोथ ज्यादा क्यों होती है? तो उसका सिंपल सा रीजन है कि इस टाइम पर आप देखोगे 1951 से 81 के बीच में आपको मोर्टेलिटी रेट जो था, जो लोग बच्चे मरते थे, पैदा होते ही मर जाते थे, वो बहुत रैपिडली फॉल होते दिखाई देगा। यानी कि अब लोग कम मर रहे हैं। और फर्टिलिटी जो थी इट रिमेन्स हाई। आप देखोगे फर्टिलिटी जो थी इट रिमेन्ड हाई। ये हाई थी, ये पहले जितनी है सर, बट हमारा जो
हमारी जो फर्टिलिटी है वो ऐसे जा रही है, लेकिन हमारी जो डेथ रेट है वो ऐसे जा रहे हैं। तो उसके बीच का जो डिफरेंस आया ना, उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आप देखोगे कि जो एवरेज एनुअल ग्रोथ जो थी, वो कितनी थी? वो एक तरीके से आप देखोगे ना, हाई एज 2.2%। अब समझो ये एनुअल ग्रोथ रेट है ना 2.2%, एनुअल की बात हो रही है। अब ये मत समझ लेना सर डिकेडल तो बहुत ज्यादा थी, वो 24% थी। मैं एनुअल की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट एनुअल। एनुअल की, साल की बात कर रहा हूं मैं, वो 10 साल की बात की जा रही है। 24%, 20%, 10 साल की। यहां पर साल की बात की जा रही है। साल में आप देखोगे ना 2.2% की ग्रोथ। आप कहोगे सर ये तो बहुत कम है 2.2%। अब बेटा कम नहीं है, वो परसेंटेज आपको 2.2 कम लग रहा है। अगर मैं बोलूं कि 100 करोड़ का 2% निकालना कितना बैठता है? 2 करोड़ बैठेगा। 2 करोड़ कम होते हैं क्या पॉपुलेशन? 2 करोड़ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है। तुम्हारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उससे ज्यादा पॉपुलेशन होगी। 2 करोड़ तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है भाई। समझो थोड़ा सा, है ना? क्योंकि ये जो परसेंटेज भले ही आपको कम लग रहा है 2.2%, बट एक्चुअल में जब इसको नंबर्स में हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा नंबर आएगा, और ये बहुत ही ज्यादा है। अब इसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले रीजन ये है कि हमें भाई, वी गॉट एन इंडिपेंडेंस, हमें भाई आजादी मिल गई थी। और अब जो है सरकार जो अपनी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को पूरे देश में लागू कर रही है। सरकार का मेन प्लान है कि भाई हम जो है फूड सिक्योरिटी देंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा इस फेज में, आप देखोगे, है ना? किसान जो है भाई पैसे वैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और एक तरीके से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सरकार फोकस कर रही है। हर गली हर मोहल्ले में हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, ताकि लोग अपना इलाज करवा पाएं। तो एक तरीके से जो गवर्नमेंट की जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, और हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं, है ना, ग्रोथ दिखा रही है, इंप्रूव हो रही है। इससे ये हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि लोगों की जो लिविंग कंडीशंस हैं वो भी इंप्रूव हो रही हैं। क्लियर हुआ ना? आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, है ना? चलिए, फिर इसके अलावा एक चीज और बोली जा रही है सर, इसी फेज में आपको बहुत सारे हमारे कुछ पॉलिटिकल चेंजेस भी दिखेंगे। कुछ एक तरीके से आप देखोगे ना, कुछ जो पॉलिटिकल, जैसे इस टाइम पर आप देखोगे बहुत सारे जो उस टाइम पे आप देखोगे ना, बांग्लादेश भी फॉर्म किया गया था। बांग्लादेश की हम बात करें, उस टाइम पर हमने पाकिस्तान से भी युद्ध किया, तो बहुत सारे जो शरणार्थी थे, बहुत सारे जो एक तरीके से आप देखोगे ना, लोग थे, वो एक तरीके से इंडिया में आ गए, है ना? तो आप देखोगे तिब्बतियंस की हम बात करें, उस टाइम पे चाइना से भी युद्ध किया था हमने, है ना? तो चाइना ने तिब्बत पर अटैक कर दिया था, तो बहुत सारे तिब्बतियन इंडिया में आ गए। बांग्लादेशीज की हम बात करें तो वो भी इंडिया में इलीगली आ गए, है ना? नेपालीज की हम बात करें, बहुत सारे जो पाकिस्तानी जो थे, है ना, वो भी आ गए। तो इतने सारे जो एक तरीके से आप देखोगे इमिग्रेंट जो थे वो इंडिया में आ गए, शरणार्थी बोलते हैं इनको। इतने सारे इमिग्रेंट्स जो थे वो इंडिया में आ गए, और इससे भी कहीं ना कहीं आप देखोगे इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं हमारे पॉपुलेशन को एक तरीके पॉपुलेशन को बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन किया। तो ये फेज हमारी एक्सप्लोजन। लेट्स टॉक अबाउट फेज 2, फेज 4 सॉरी। फेज 4 में क्या होगा? फेज 4 में हम एक तरीके से पीक पर पहुंच चुके हैं, और हमारा डाउनफॉल शुरू होगा। फेज 4 में आपको क्या दिखाई देगा कि 1980, अगर मैं 1980 तक की बात करूं तो आप देखोगे, उसके बाद की हम बात करें तो आप देखोगे 1981 या फिर उससे बाद की बात की जा रही है, यानी कि 80-81 की बाद की कहानी है ये, है ना? इसमें क्या हुआ? आप देखोगे कि ग्रोथ रेट जो थी वो रिमेन हाई, है ना, इट विल रिमेन हाई, ये हमेशा ज्यादा रहेगी। बट एट द एंड आप देखोगे कि धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउन जाएगी। जैसे मैं अभी की बात करूं, अभी क्या चल रहा है, अभी 2025 चल रहा है ना, तो अब ये डाउन हो चुकी है। अब ये जो ग्रोथ पहले 25-30% की हो रही थी, ये अब नहीं हो रही। अब ये डाउन होकर आप देखोगे 10-12% पे आ गई होगी, क्योंकि अब वी आर इन 2025। आप देखोगे लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो गई हैं, ठीक है ना? आप देखोगे कि अब ये यहां पर आपको डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा पॉपुलेशन ग्रोथ का, क्रूड बर्थ रेट का। जो बर्थ रेट है, अब इसमें आपको थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई देगा। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना? तो यहां पर सबसे मेन क्या है सर, कि यहां पर क्रूड बर्थ रेट जो है वो हमारा डाउन हो चुका है। और ये क्यों हो रहा है सर? आप देखोगे इसकी इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो जो हमारी सरकार ने रिफॉर्म्स किए, अलग अलग लॉज लाए, और स्पेसिफिकली हम लड़कियों की बात करें तो बहुत सारी चीजें होती थी लड़कियों के साथ में यार। 80-81 तक आप, सती तो बहुत पहले बैन हो चुका है, लेकिन बहुत सारे केसेस तो, है ना, आजादी के बाद भी देखने को मिले हैं। चाइल्ड मैरिज की हम बात करें, अभी भी होती है कई जगह पर। राजस्थान में चले जाओ, अभी भी आपको बहुत सारे मेला ऐसे लगते हुए दिखाई दे जाएंगे जहां पर चाइल्ड मैरिजेस अभी भी होती हैं, एक्चुअल में बैन हो गया है। तो सरकार ने बहुत सारे जो, है ना, लॉज वगैरह पास किए, और इनसे हुआ ये, है ना, जैसे जो मैरिज की जो लिमिट है, शादी करने की जो उम्र है वो बढ़ा दी। पहले बहुत जल्दी शादियां हो जाया करती थी, सरकार ने बोला नहीं 18 प्लस करो, 20 प्लस, 21 प्लस करो, है ना? ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, है ना? जब, और आप देखोगे धीरे धीरे लोग पढ़े लिखे हो गए, एजुकेशन बहुत बढ़ गई, फीमेल एजुकेशन बहुत बढ़ गई, फीमेल राइट्स, है ना? फीमेल जब देखो, सोचो सोचो, यहाँ पे थोड़ा सा समझो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब कोई पढ़ लिख जाता है ना, थोड़ा सा एजुकेशन हो जाता है, तो उसको दिमाग खुल जाता है, उसको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आप देखोगे जितने भी एजुकेटेड लोग होते हैं, वो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, है ना? एक्सेप्शंस हो सकते हैं मे बी, बट जनरली आपको ये देखने को मिलता है। और स्पेसिफिकली हम फीमेल पॉपुलेशन की बात करें, अब तुम बचपन में ही उनकी शादी वादी करवा दोगे तो कहाँ से बेचारे वो सोच पाते हैं? उतनी अकल नहीं होती उनमें, जल्दी बच्चे हो जाते हैं,
इतनी अकल नहीं होती और आप देखोगे फिर चीजें बहुत लेट हो जाती हैं। बट ये सारी जो चीजें हुई तो आपको देखोगे कि इवेंचुअली हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्रूड बर्थ रेट जो है वो कम हो जाएगा। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हैं? चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। आगे हम बढ़ लेते हैं भाई, आगे हम बात करें। चलिए ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं रीजनल वेरिएशन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आपको ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था भाई, आपको अलग अलग रीजनल वेरिएशन भी देखने को मिलती है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो आप देखोगे कि अगर मैं 2011 की सेंसस की बात करूं, मतलब हर स्टेट में, ये आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा पिछला वाला, ठीक है। अब मैं रीजनल ग्रोथ की बात कर लेता हूं। हर एक स्टेट की आपको पॉपुलेशन ग्रोथ अलग दिखाई देगी। जैसे मैं बात करूं थोड़ा सा, अगर मैं 2011 सेंसस की बात करूं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जितने भी हैं आपको देखने को मिलेगा क्या साउथ की स्टेट्स, पौंडीचेरी की मैं बात करूं, आप देखोगे इनमें जो ग्रोथ रेट था वो 20% से ज्यादा बढ़ा ही नहीं कभी। सबसे ज्यादा कहां, सबसे कम कहां रहा? लोएस्ट केरला में। आप सोच के देखो एजुकेशन कितनी बड़ी है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में रहते हैं और सबसे कम ग्रोथ आपको केरला में ही देखने को मिलेगी। ये एक्चुअली इट्स एन एग्जांपल कि ज्यादा बच्चा पैदा वहां होंगे जहां पर एजुकेशन नहीं होगी। यूपी, एमपी, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहां पर जो पॉपुलेशन, पंजाब, ये जो पूरी नॉर्थ वाली बेल्ट, इनमें थोड़ा सा विकास कम हो पाया। और ये रियलिटी है कि यहां पे पॉपुलेशन फिर भी ज्यादा थी, है ना, 20% से ऊपर थी, 25% तक थी। तो साउथ कितने भी स्टेट्स है वहां पर आपको फिर भी पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगी। फिर मैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, इनमें आप देखोगे इनमें आपको 20 से 25%, ये सारे मैंने बता दिया ऑलरेडी। और अगर मैं 2001-11 की बात करूं, द ग्रोथ रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव रजिस्टर्ड अ लोअर फिगर कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड्स 1991 2001। अब ये सिंपल सी बात की जा रही है कि अगर मैं बात करूं 1991 से 2001 की, और अगर मैं बात करूं 2001 से 2011 की, है ना, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां पर आप देखोगे कि अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे, ये बेस ईयर है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट ईयर है, अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो यहां पर आपको सारे ही स्टेट्स में ग्रोथ रेट जो है वो तरीके से कम दिखाई देगी, कम लोअर फिगर दिखाई देंगे एज कंपेयर टू दिस ईयर, दिस डिकेडल ग्रोथ। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और भी चीजों के बारे में, क्योंकि देखो पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम ऐसा बोलते हैं इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है। इंडिया पॉपुलेशन इज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जो 15 से 30 साल तक के जो यूथ है हमारे देश में बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना। अब यहां पे एक टर्म का यूज करते हैं हम, और इस टर्म का नाम क्या है? एडोलसेंस। एडोलसेंट बोलते हैं या फिर एडोलसेंस बोल दो। ये एक सीरीज भी आई थी ना नेटफ्लिक्स में, शायद आपने देखी होगी, 4 एपिसोड्स की, काफी अच्छी है, देखना कभी टाइम मिले तो। एडोलसेंस नाम है उस सीरीज का, एक ब्रिटिश सीरीज है और इस बार एमी अवार्ड भी मिला है इसको, देखना कभी, बहुत अच्छी सीरीज है। तो एडोलसेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी पॉपुलेशन 10 से 19 साल के बीच की जो पॉपुलेशन है उसको बोल रहे हैं ये लोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि 20.9% जो इंडिया पॉपुलेशन है ना वो एडोलसेंस है, 2011 का डेटा है, जिसमें आपको 52 ऑलमोस्ट 52.7% पॉपुलेशन मेल्स की मिलेगी और 47.3% पॉपुलेशन आपको फीमेल्स की मिलेगी। यहाँ पे डेटा ना थोड़ा सा आपको इतना डेटा याद नहीं करना, आपको एक्चुअल में कुछ जो बेसिक चीजें वो याद कर लेना, इतना आपको डीप में डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी देश के जो यंग लोग होते हैं, जो एडोलसेंस जो होते हैं, इनको आप एक तरीके से एसेट की तरह भी यूज कर सकते हो और सेम जो है एक तरीके से आप पर लायबिलिटी भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है ना बहुत ज्यादा वल्नरेबल है ना। आप सोच के देखो ना, ये जो 10 से 19 साल तक के जो लोग हैं, बेचारे बच्चे बच्चे होते हैं यार, वो तुम भी तो इसी में आते हो शायद, हाँ तुम भी इसी में आते हो, तो काफी वल्नरेबल हो यार। अब इस फेज में आपको बहुत सारी हमारी सोसाइटीज में, है ना, आपको बहुत सारी कमियां देखने को मिलेंगी, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी जो एडोलसेंस पॉपुलेशन जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। क्यों? समझो कि जो एडोलसेंस पॉपुलेशन है यही तो हमारे देश की इकोनॉमी को आगे ले जाएगी ना, यही तो बड़े होंगे। अब जब इनका ठीक से, इनका बेस ही मजबूत नहीं है, इनके साथ में बचपन में ही कुछ गलत चीजें हो चुकी हैं, तो फिर ये बड़े होके क्या बनेंगे? समझो यहाँ पे, जैसे आप देखो कि बहुत सारी पॉपुलेशन जूना पड़, बहुत सारे चैलेंजेस है इंडिया के सामने एडोलसेंस पॉपुलेशन को लेके। जैसे कि अर्ली मैरिजेस की बात, जल्दी शादियां करवा दी जाती हैं, है ना, 12-13 साल, 16 साल, 17 साल पर शादी करवा दी गई, खुद बुद्धि होती नहीं है ना, कैसे वो करेंगे बेचारे। फीमेल इलिटरेसी बहुत बड़ा चैलेंज था। अब ये धीरे धीरे, अब आपको ये भी, इसमें भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। स्कूल ड्रॉप आउट्स की हम बात करें भाई, बेचारी लड़की पढ़ रही है 8th क्लास के बाद, उसका ड्रॉप आउट ले लिया, है ना, यानी कि उसकी शादी करवा दी कि भाई पढ़ तो बहुत लिया, अब शादी कर लो। बहुत गलत बात है। पुअर न्यूट्रिशन, मतलब उनको जो बेसिक न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, नहीं मिल पाते। इसके लिए आप देखोगे फिर वो क्या होता है, कुपोषण के शिकारी बन जाते हैं भाई, है ना। एक तरीके से आप देखोगे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, पोलियो वगैरह, इम्यूनिटी कम हो जाती है, ये सब हो जाता है। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होता है कि भाई जब कोई भी जो फीमेल होती है, जब डिलीवरी के टाइम पर उसकी मौत हो जाती है, बच्चे पैदा करते टाइम उसकी जब मौत होती है, तो उसको हम बोलते हैं हाई मैटरनल मोर्टेलिटी।
ये बहुत ज्यादा होते हैं। फिर आप देखोगे इसी टाइम पर एचआईवी एड्स, इनका भी रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वो ड्रग्स वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ड्रग्स ड्रग्स में बहुत सारे जो है ना इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, तो वो इन्फेक्टेड होते हैं। तो उससे आप देखोगे बहुत सारे जो यही यूथ पॉपुलेशन जो होती है ना, यंग पॉपुलेशन जो होती है, उसको एड्स वगैरह का रिस्क भी रहता है ना। फिर आप देखोगे इसके अलावा ड्रग अब्यूज, क्राइम, है ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, ये सब आपको जो है देखने को मिलता है। ये सब जो है इस पॉपुलेशन में आपको भर भर के देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट को भी ये बात पता थी, और आप देखोगे कि इसके लिए गवर्नमेंट क्या लाएगी भाई, यूथ पॉलिसी को बनाएगी, है ना। एक तरीके से आप देखोगे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी को लॉन्च किया, इसको बोला गया नेशनल यूथ पॉलिसी। और इस पॉलिसी का मेन एम यही था कि हमें अपने एडोलसेंस पॉपुलेशन को जो है क्या करना है सर, एडोलसेंस पॉपुलेशन को डेवलप करना है। हमें इस एडोलसेंस पॉपुलेशन को सही राह दिखानी है, उसके लिए हम इस पर मदद करेंगे, है ना। उसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स वगैरह को लॉन्च करेगी। आप देखोगे इन्होंने यूथ को कैसे डिफाइन किया, तो 15 से 29 साल के जो यूथ है उसको इसमें लिया, ठीक है ना। और एक तरीके से इनकी एक मतलब सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। और आप देखोगे इन सरकार क्या करेगी, इनको एजुकेशन पे, इनकी स्किल्स पे काम करेगी, ठीक है ना। चलिए, तो इन ऑर्डर टू, अब यहाँ पे एम्पावरमेंट की बात हो रही है। एम्पावरमेंट की का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि शक्ति मिल रही है। तो एक्चुअली यहाँ पर यूथ को इतना पढ़ा लिखा दिया जाए कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए, ठीक है। उसके लिए इनकी हेल्थ पे, एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, ताकि ये खुद अपने पैरों पे खड़े होके खुद इतने एम्पावर हो जाएं कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके। उसके लिए आप देखोगे कि अल्टीमेट सरकार का गोल यही है कि हमें अपनी देश की पॉपुलेशन को, एडोलेसेंस पॉपुलेशन को एम्पावर करना है। तो याद रखना है इसका अल्टीमेट गोल क्या था, यूथ एम्पावरमेंट एंड देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। इसके लिए आप देखोगे स्किल्स पे, एजुकेशन पे काम किया जाएगा, है ना। कब लॉन्च हुई थी, फेब 2014 में लॉन्च की गई थी। और आप देखोगे इन्होंने यूथ को कैसे डिफाइन किया, 15 से 29 साल के जो लोग हैं, इसमें तो खैर मैं भी आता हूं ठीक है। चलिए, गोल का मतलब सिंपल सा यहाँ पे एम्पावर करना है यूथ को। आप देखोगे यहाँ पे सरकार जो है ना, इनको कई कई सारे लोन्स, एजुकेशन लोन, बिजनेस करने के लिए लोन्स भी देगी, इनकी स्किल्स को इंप्रूव करवाएगी, वो सारी जो चीजें वो की जाएंगी। क्लियर हुआ ना। चलिए, है ना। तो आप देखोगे इनकी स्किल्स की ट्रेनिंग की जाएगी, एक पूरा नेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें आप देखोगे स्किल डेवलप। क्योंकि देखो आजकल क्या होता है, आजकल आप देखोगे पूरा यूथ जो है बेरोजगार क्यों घूम रहा है, क्योंकि उन उन लोगों ने एजुकेशन तो ले लिया, बट उनके पास दे डोंट हैव एनी स्किल्स। तो आपको मैक्सिमम जो यूथ है वो एक तरीके से सरकारी नौकरी करता है, वो बेरोजगार ही है एक्चुअल में, मेरे हिसाब से तो बेरोजगार है, उसके पास कोई स्किल नहीं है। तो एक तो वो चीज हो गई भाई, है ना। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सरकार ने उसका पूरा एक फ्रेमवर्क जो है पूरा, है ना, क्रिएट किया है। आगे हम बात करें, आगे हम बात करें, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको कोई स्किल आए। प्लस आप देखोगे कि वो स्किल जो है जॉब मार्केट को मैच भी करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसी स्किल्स को, है ना, सीख रहे हैं जिनकी आज मार्केट में वैल्यू नहीं है। जैसे आज के टाइम पर हम बात करें एआई की, अब एआई की वैल्यू बहुत ज्यादा चल रही है करंट मार्केट में, एआई की बहुत वैल्यू है, कोडिंग एआई, कोडिंग विद एआई। तो अभी आप करोगे तो आप कहीं ना कहीं उस मार्केट की डिमांड को मैच कर रहे हो, तो सरकार कुछ ऐसे ही प्रमोट कर रही है, और यहां पे सरकार उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है प्रमोट करना चाहती है। यहां पे आप देखोगे कई सारे जो लोन्स वगैरह जो है वो भी दिए जाएंगे। क्लियर हुआ ना। चलिए, क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखोगे ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे सबसे पहली बात समझो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक तरीके से क्या है, हर साल सेम नहीं है सर, और एक तरीके से हर साल बदलती रहती है। और ये डिपेंड करता है हर एक रीजन और टाइम पर डिपेंड करता है। टेम्पोरल ग्रोथ है, स्पैटियो टेम्पोरल ग्रोथ बोलते हैं इसको, कि रीजन वाइज और टाइम वाइज आपको अलग अलग ग्रोथ देखने को मिलती है। पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात करें, जैसे जैसे किसी भी देश की पॉपुलेशन बढ़ती है सर, वैसे वैसे आपको कई सारे सोशल चैलेंजेस भी फेस करते हो। सोशल चैलेंजेस की हम बात करें, बहुत सारी चीजें हमारी सोसाइटी में जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सोशल चैलेंजेस। जैसे इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है ना। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हम एक तरीके से फेस करते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि एक तरीके से कि टू फुल्ली अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन ग्रोथ, इट्स नॉट इनफ टू जस्ट लुक एट द नंबर। तो आप देखोगे कि अगर मैं पूरी पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करता हूं, पॉपुलेशन ग्रोथ की जब मैं बात कर रहा होता हूं, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नंबर पे बात कर रहे होते हैं। अब वो नंबर बढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते हुए नंबर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इट्स नॉट अबाउट नंबर्स यार, इट्स अबाउट अदर चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग। आई होप आपको इतनी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अपने, है ना, गांव और शहरों के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे चल के आप देखोगे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में जो है बात करेंगे, है ना। क्लियर हुआ। चलिए, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वैसे ये जो, कोई बात नहीं, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, ठीक है ठीक, अरे नहीं नहीं, ये तो शायद किसी और दूसरे चैप्टर का आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वही कहूँ कि ये कहाँ से आ गया। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं। हाँ,
इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना? हाँ, चलो ठीक है, अब सही है। हाँ, अब हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सर नया टॉपिक कौन सा है हमारा? तो हमारा नया टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन। वो एक दूसरे चैप्टर का आ गया था, आई एम रियली सॉरी, ठीक है? हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन? अब इसको पढ़ाने से पहले यार मैं बहुत टाइम से थोड़ा-सा थक गया हूँ, ठीक है? थोड़ा प्यास लग रही है, मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना? तो पानी पी के मैं चैप्टर को जो है आगे थोड़ा-सा कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पानी पी लिया मैंने। तो भाई अब हम बात करेंगे किसके बारे में? तो हम बात करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन, एक नया टॉपिक है हमारा। सबसे पहले समझो कि पॉपुलेशन कंपोजिशन होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, ये किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसको डिस्क्राइब करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है। और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं। आप देखोगे वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, देखोगे वो अलग-अलग बेसिस पे होते हैं। ऐज के बेसिस पे होगा कि भाई किसी भी जगह पर क्या एज ग्रुप की पॉपुलेशन रह रही है। मे बी हो सकता है सेक्स के बेसिस पे हो, यानी कि मेल पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन है ना? रहते क्या हैं, उसकी रेजिडेंसी क्या है, रूरल पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन है, उनकी एथनिसिटी क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो अलग-अलग बेसिस पे आप देखोगे ना, मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, तो वो सारी चीज़ों के बेसिस पे आप देखोगे, हम किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन होती है, उनको उसके कंपोजिशन को देखते हैं, ठीक है ना? हम भी यहाँ पर अलग-अलग जो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे पॉपुलेशन कंपोजिशन के, जो अलग-अलग बेसिस है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे हम पहले बात करेंगे रूरल अर्बन कंपोजिशन। ये भी एक तरीके से क्या है सर? इट इज़ द कंपोजिशन बेस्ड ऑन द रेसिडेंसी। तो आप देखोगे जहाँ जो लोग रह रहे हैं, है ना? वो कहाँ रह रहे हैं सर? शहरों में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, उसके बेस पे आप देखोगे हमने एक तरीके से अलग-अलग डेटा तैयार किया। अब यहाँ से सुनो, अब यहाँ से हमारा एक डेटा चलेगा, है ना? पूरा डेटा चलने वाला है यहाँ से जो भी मैं चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, प्लीज़ एक बार ये एनसीईआरटी लेके बैठ जाना। मे बी हो सकता है कोई चीज़ आपके डेटा के अकॉर्डिंग वो आपके बुक से मैच ना करे, तो आपकी किताब, आपके एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, ऑल्दो वैसे मैं जो लाया हूँ वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लाया हूँ, बट हाँ, इन केस अगर नहीं भी होता है ना, तो ये मत बोलना सर आपने गलत पढ़ा दिया। हमेशा याद रखो, डेटा जो होता है ना वो सही गलत नहीं होता, वो अपडेटेड या फिर अनअपडेटेड होता है। तो मे बी हो सकता है मेरा डेटा कुछ जो पॉइंट्स है, कुछ परसेंटेज जो है वो अनअपडेटेड हो। तो वो एक बार चेक करते रहना। वैसे मैं एनसीईआरटी देख के ही लाया हूं, ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, आप देखोगे कि अगर मैं रूरल अर्बन कंपोजिशन की बात करूं तो आपको इंडिया में आपको बहुत सारी चीजें इससे रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। इससे आपको सबसे पहले ये भी पता चलता है कि हमारे देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि गांव के जो लोग होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं एज कंपेयर टू, है ना, शहर में। आप देखोगे शहर में जो लोग होते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का और आपके डेवलपमेंट का भी पता लगता है कि अगर आपके देश में गांव बहुत ज्यादा है, आपके देश में अगर गांव बहुत ज्यादा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप अभी डेवलपिंग फेज में चल रहे हो। बिकॉज अगर आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज को देखोगे वहां पर आपको शहर ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर हो ना? चलिए, है ना, वो सारी चीजें होती हैं। फिर इससे रिलेटेड आप देखते हो कि भाई हम जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होता है कि भाई देखोगे ना, यहां से आप पढ़ोगे विद सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन ऑफ और पॉलिसीज प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर जहां जैसा एक तरीके से यहाँ पर आपको रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा, उसी हिसाब से आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर एक तरीके से रिसोर्सेज प्लानिंग अलग दिखाई देती है, रिसोर्सेज का एलोकेशन जो होता है वो आपको अलग तरीके से दिखाई देता है। क्लियर हुआ ना? चलिए, आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर मैं थोड़ा सा करंट डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करूं, और ये 2011 की डेटा की बात की जा रही है, रूरल पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो लगभग 68.8% जो पॉपुलेशन थी अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा, वो गांव में रहा करती थी। इसके अलावा हम बात करें अर्बन पॉपुलेशन की, तो 31.16% पॉपुलेशन एक तरीके से अर्बन पॉपुलेशन है, और नंबर्स भी दे रखे हैं, पढ़ लेना। टोटल विलेजेस की हम बात करें तो आपको 6,40,867 देखने को मिलते थे अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2011, है ना? अब आउट ऑफ दिस 6,40,867 विलेजेस, इसमें आपको 5,77,97,608 जो विलेजेस हैं, यानी कि 93.2% विलेजेस जो हैं, वो एक तरीके से आपको इनहैबिटेड विलेज मिलेंगे। इनहैबिटेड विलेज का मतलब क्या, कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, और एक तरीके से प्रॉपर एक तरीके से इन गांव की जो इन रूरल एरियाज की जो पॉपुलेशन है, वो प्रॉपर तरीके से उसमें रह रही है। प्रॉपर तरीके से उन गांव में की पॉपुलेशन अच्छी खासी दिखाई देती है, जहां पर लोग जो है एक तरीके से, है ना, अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आते हैं सर हमारे अनइनहैबिटेड विलेजेस। सर अनइनहैबिटेड विलेजेस क्या क्या होते हैं? तो भाई ये गांव में एक समय पे लोग रहते होंगे,
बट कोई भी प्रॉब्लम के चलते वो गांव जो है वो खाली हो चुका है, वहां पर कोई रहता नहीं है, सिर्फ घर बने हुए हैं बस, है ना, खंडर बने हुए हैं। आपने देखा होगा वेस्टर्न राजस्थान में आप जाओगे, है ना, बहुत सारी एक ऐसी जगहें होती हैं जिनकी जो टोपोग्राफी होती है कुछ ऐसी होती है, या फिर आप देखोगे वहां पर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो इसकी वजह से होता यह है कि वहां के पूरे गांव ही खाली हो जाते हैं मजबूरी में आके। कि देखो गांव में लोग रह क्यों रहे हैं, क्योंकि वहां पे आसपास रिसोर्सेज है। अगर गांव में रिसोर्सेज नहीं होंगे, पानी नहीं होगा, खाने को कुछ नहीं होगा, आसपास जो सॉइल होगी वो इनफर्टाइल होगी, है ना, रेनफॉल नहीं होती होगी, तो वहां पर एक्चुअल में कोई रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आप विदाउट रिसोर्सेज यार यू कांट सर्वाइव। तो बहुत सारे जो गांव होते हैं ना उनको लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, और ऐसे गांव को हम अनइनहेबिटेड विलेजेस बोल देते हैं। तो ऐसी संख्या आपको 6.8% यानी कि 43,259 देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम रूरल पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। पहले हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं सर, हम यहाँ पे गांव की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाईली रूरल पॉपुलेशन स्टेट्स। आप देखोगे इसमें हिमाचल प्रदेश आता है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा गांव देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा परसेंटेज में आपको जो रूरल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। बिहार में आपको काफी अच्छे मिलेगा, और आप एक तरीके से देखोगे जहां पर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं वहां पर भी आपको जो एक तरीके से, है ना, रूरल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि रूरल पॉपुलेशन जो ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हम बात करें लो रूरल पॉपुलेशन स्टेट्स कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पे गोवा आता है, अप्रोक्सीमेटली 50% जो पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है। मिजोरम की हम बात करें, है ना, 50% उससे कम पॉपुलेशन जो एक तरीके से रूरल पॉपुलेशन है। और फिर जो हमारे बहुत ही हाईली अर्बनाइज्ड स्टेट्स जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन आपको कम दिखेगी। इसके अलावा आप देखोगे कि यूनियन टेरिटरीज की हम बात करें तो मैक्सिमम यूनियन टेरिटरीज जो है, 8 यूनियन टेरिटरीज है ना, उसमें आप देखोगे मैक्सिमम जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी पॉपुलेशन आपको जो है कम ही देखने को मिलेगी, रूरल पॉपुलेशन। बट एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट कौन सा भाई, तो आप देखोगे दादर नागर हवेली, है ना, दादर एंड नागर हवेली की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 53.8% पॉपुलेशन जो है यहाँ पर 53.8% पॉपुलेशन जो है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, सिर्फ एक को छोड़ के। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, दादर एंड नागर हवेली को याद कर लेना, ठीक है सर। ये आपकी बुक में दे रखा है ना, अब आपको पूरा डिटेल में डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। फिर विलेजेस की बात करें, इनकी साइज की बात करें तो उसमें आपको वेरिएशन दिखाई देती है। स्मॉल विलेजेस आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मिलेंगे, है ना, तो आप देखोगे लेस देन 200 लोग रहते हैं हर विलेज में, मतलब बहुत कम है ये तो। इसके अलावा आप देखो वेस्टर्न राजस्थान की हम बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान में आपको जो डेजर्ट वाला एरिया, बेसिकली जो हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान वाला जो पार्ट है, वहां पर आपको काफी कम पॉपुलेशन, छोटे छोटे गांव देखने को मिलेंगे। और जो हमारा गुजरात वाला पार्ट है, गुजरात का जो डेजर्ट वाला पार्ट है, रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, यहां पर भी बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन यहां पर आपको पॉपुलेशन और जो विलेजेस हैं वो कम देखने को मिलेंगे। लार्ज विलेजेस की हम बात करें तो केरला में, है ना, अप टू 70,000 पर विलेज, ये बहुत ज्यादा है, तो मतलब छोटे मोटे टाउन्स की होती है। फिर आप कुछ, हम महाराष्ट्र के कुछ ऐसे गांव हैं जहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और जो एक तरीके से हमारे जो ऐसे एरियाज है जहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से सपोर्ट होता है, उन एरियाज में आपको एक तरीके से ज्यादा बड़े बड़े, ज्यादा पॉपुलेशन वाले, ज्यादा डेंसिटी वाले जो विलेजेस देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ ना, चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे टॉपिक आता है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रूरल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी रूरल पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। आप देखोगे कौन कौन से सर फैक्टर्स, तो आप देखोगे पहला है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सिंपल सी बात है, गांव में क्या परफॉर्म किया जाता है, गांव में कोई सेकेंडरी या टर्शियरी एक्टिविटी नहीं चलती, वहां पर एक तरीके से वहां पर एक तरीके से प्राइमरी एक्टिविटीज चलती हैं, जो कि किस पर डिपेंडेंट होती है सर, जमीन पर, वहां की प्रोडक्टिविटी पर। आप देखोगे कि जो सॉइल फर्टाइल होगा उस सॉइल के आसपास आपको ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी। वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है हमें एक तरीके से इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, तो या तो वहां का रेनफॉल पैटर्न कुछ ऐसा हो वहां पे पानी आता रहे, या फिर वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। फिर तीसरा आता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात हो रही है, टोपोग्राफी की। प्लेन एरियाज में आप देखोगे, प्लेन एरिया जो होते हैं वो ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, स्टेबल है, प्लेन है वो, तो ज्यादा वहां पे एक तरीके से आपको जो है एक तरीके से, है ना, जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, एग्रीकल्चर वगैरह करते हो, बिल्डिंग लगाते हो, इंडस्ट्री लगाते हो, तो प्रॉब्लम नहीं होती। हिली एरियाज में आप, वहां की टोपोग्राफी कुछ ऐसी होती है कि जहां पर हर जगह आप घर नहीं बना सकते, है ना। फिर आता है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आप देखोगे बहुत सारे जो, है ना, गांव हैं उनका खुद का अपना एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड्स होते हैं ना, आप देखोगे एक तरीके से, है ना, एक वो ट्रेडिशनल रूरल सेंटर्स हैं, अभी से नहीं है, बहुत पहले से हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। अर्बनाइजेशन लेवल की हम बात करें तो आप देखोगे धीरे धीरे बहुत सारे जो ऐसे एरियाज थे जहां पर क्या, जहां पर गांव थे आज वो शहर बन चुके हैं, वो शहर के अंडर में आ चुके हैं। तो आप देखोगे ना, प्रॉक्सिमिटी टू अर्बन सेंटर्स अफेक्ट द रूरल कंसंट्रेशन। तो आप देखोगे ना कि धीरे धीरे जब जो शहर है ये जब फैलते जाते हैं तो उसकी चपेट में गांव भी आ जाते हैं। तो पहले बहुत सा, जैसे आप देखो, जैसे नोएडा की मैं बात करूं, नोएडा में बहुत सारे गांव थे, लेकिन आज के टाइम पर 20 साल पहले गांव हुआ करते थे वो, आज वो गांव नहीं है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वो गांव भी शहर में बदल चुके हैं, है ना। और फिर यहाँ पे माइग्रेशन भी डिपेंड करता है, जो माइग्रेशन आउट होता है इससे क्या होता है, जब जैसे आप देखोगे बहुत सारे जो लोग हैं वो गांव छोड़कर शहरों में चले जाते हैं काम की तलाश में, आउट माइग्रेशन बोलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ, चलिए।
फिर अगर मैं अर्बन की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा ना शहरों की बात कर लेते हैं, हम शहरों के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, शहरों के बारे में बात कर लेते हैं। आप जब शहरों के बारे की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रोथ डायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, इट इज मच फास्टर देन द रूरल। इट्स वेरी रीजन इज वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, यहाँ पे लोगों को काम मिलता है, गांव के जो लोग हैं वो एक तरीके से माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं। और अगर मैं एक्सीलरेटिंग ट्रेंड के बारे में बात करूं तो आप देखोगे ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। अभी आप देखोगे आगे आपको और बढ़ती हुई दिखाई देगी, ये शेयर जो है ना पॉपुलेशन का, अर्बन पॉपुलेशन का, ये बढ़ते हुए दिखाई देगा। और इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट हमारा माइग्रेशन का आता है ना। तो आप देखोगे जो हमें रूरल टू अर्बन माइग्रेशन देखने को मिलते हैं, इसने और ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाया है। फैक्टर्स ड्राइविंग द अर्बन ग्रोथ, यहां पे बोला जा रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक तरीके से अर्बन ग्रोथ को पुश करते हैं। तो सबसे पहला तो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया हमारा भाई, ऑब्वियस सी बात है, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जहां इंडस्ट्रीज होगी, वहां ग्रोथ होगी। फिर आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वहां पर देखो सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हैं। क्योंकि वहां पर अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो वहां पर क्या, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर सर्विस सेक्टर डेवलप हो रहा है, तो इसकी वजह से वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप होंगी। क्लियर हुआ ना, है ना, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होती हैं गांव में, शहरों में आपको अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, सरकारी प्राइवेट जो भी है वॉट है ना। अब फिर इसके अलावा आप देखोगे क्योंकि सब इतना कुछ डेवलप हो गया है तो यहाँ का एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाता है। बड़े बड़े जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं जिनमें आपका सपना है पढ़ने का, वो सारे आपको शहर में ही देखने को मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है भाई, आप देखोगे यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज होती हैं, है ना, अमेनिटीज बहुत अच्छी होती हैं, तो सारी चीजें अच्छी होती हैं। और कहीं ना कहीं रूरल पुश फैक्टर भी काम करता है, यानी कि आप देखोगे गांव में कोई रहना नहीं चाहता क्योंकि गांव में उतनी अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। तो एक तरीके से जो रूरल पुश फैक्टर जो होते हैं, जो गांव वालों को पुश करते हैं कि तुम जाओ शहरों में, गांव में कुछ रखा नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखोगे इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स ड्राइविंग टुवर्ड्स द अर्बन ग्रोथ। ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं क्या क्या रीजनल वेरिएशंस हमारे अर्बन एक तरीके से अर्बनाइजेशन में। तो आप देखोगे कि सबसे पहली बात है इंडस्ट्रियल बेल्ट। आप देखोगे जितनी भी हम बात करें, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर रीजन की हम बात करें, मदुरई, कोयम्बटूर की हम बात करें, साउथ की बात की जा रही है यहाँ पर, अहमदाबाद, है ना, सूरत की, दिल्ली, कानपुर रीजन की बात करें, लुधियाना, जालंधर वाले पोर्शन की बात करें, ये पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट है। जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहां आप मान के चलो अर्बनाइजेशन होगा ही होगा। इसके अलावा मैं ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करूं तो बहुत सारे जो आप देखोगे हमारे देश में सेंटर्स हैं जो मेन एक तरीके से, है ना, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तरह काम करते हैं। यहां से आप देखोगे चीजें जो है ना, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे दूसरे शहरों में जाती हैं, एक तरीके से रोड नेटवर्क की भूमिका निभाते हैं, है ना। तो मैं नॉर्थ इंडियन प्लेस की बात करूं, है ना, जहां पर आपको मेजर रेलवे लाइंस मिलती हैं, जंक्शन मिलते हैं, वहां पर आपको शहर दिखाई देंगे। और एक तरीके से जहां पर आपको एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है, वहां पर आपको जो एक तरीके से शहर ज्यादा दिखाई देंगे। एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट एरिया, जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, जैसे आप देखोगे मिडिल और सॉरी एक तरीके से कहां आपको कम लो अर्बनाइजेशन, जो लो अर्बनाइजेशन रीजन कहां मिलेगा, लो अर्बनाइजेशन रीजन कहां मिलेगा, तो आप देखोगे जहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, जो हमारे मिडिल और लोअर गंगा वाला प्लेन्स है, तेलंगाना वाले रीजन है, नॉन इरिगेटेड वेस्टर्न राजस्थान जो है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको कम, क्योंकि देखो यहां पर तो पानी है ही नहीं, यहां पर तो कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज है ही नहीं, तो यहां पर तो ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन कम होगी, इन जनरल पॉपुलेशन कम होगी। तो यहां पर आपको लो अर्बनाइजेशन रीजन आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर लोग खेती वेती ज्यादा कर रहे हैं, है ना, वहां पर जो खेती है वो इस तरीके से एग्रीकल्चर में स्टैग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, रिमोट एंड डिफिकल्ट ऐसे एरियाज में जहां की जो टोपोग्राफी कुछ ऐसी है जहां पर आप ज्यादा पॉपुलेशन बसा ही नहीं सकते, जहां पर एक तरीके से ना इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। जब इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी शहर कैसे बसेंगे। तो हिली एरियाज, फ्लड प्रोन एरियाज जो होते हैं, जहां पर सुनामी वगैरह ज्यादा आती है, ये सारे रीजंस में आप देखोगे ईस्टर्न पार्ट की हम बात करें मध्य प्रदेश की, यहां पर आपको काफी कम जो है क्या मिलेंगे, जो जंगल वाला एरिया है एमपी का, वहां पर आपको शहर वहर कम देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है सर। अब फिर हम यूनियन टेरिटरी पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो मोस्ट यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो ये हाईली अर्बनाइज्ड है एक्सेप्ट वन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, है ना, एक्सेप्ट दादर एंड नागर हवेली। इसकी मैं बात करूं 53.38% पॉपुलेशन जो है यहां पर रूरल पॉपुलेशन है। इसलिए आप देखोगे मैक्सिमम 7 आउट ऑफ 8 टेरिटरी, 7 जो टेरिटरीज हैं वो एक तरीके से अर्बन पॉपुलेशन वहां पर आपको ज्यादा दिखती है। इसके अलावा आप देखोगे कि आइलैंड टेरिटरीज की मैं बात करूं, यानी कि यहां पे बात की जा रही है लक्षद्वीप की, यहां पे बात की जा रही है अंडमान निकोबार की, तो यहां पर एक तरीके से आपको मिक्स्ड पैटर्न में आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। और हाँ, ये भी याद रखना कि हम अर्बन और रूरल डिसाइड कैसे कर रहे हैं, तो दो फैक्टर्स पे कर रहे हैं, एक तो पॉपुलेशन पे और दूसरा हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। जहां आप देखोगे यहां पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन 75% से ज्यादा पॉपुलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सर्विस सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में परफॉर्म कर रही होती है, उसको हम अर्बन में ही डालते हैं, प्लस पॉपुलेशन भी एक फैक्टर होता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है। अब लिंग्विस्टिक की बात हो रही है तो इट इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज, जो हम देश में लैंग्वेज बोलते हैं ना उसकी बात की जा रही है। और सबसे पहले समझो, इंडिया में आपको अच्छी खासी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि आप देखोगे हमारे देश में आपको लगभग आप देखोगे ना 1300 से ज्यादा लोग भाषाएं और अलग अलग बोलियां बोलते हुए मिल जाएंगे। भाषाएं और बोलियां आप देखोगे
अलग अलग भाषाएं और अलग अलग बोलियां आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग बोलियां आपको भारत में बोलते हुए मिल जाएंगे, लोग बोलते हुए मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है ना, क्लियर हुआ, 1300 से ज्यादा। और आप देखोगे कि एक तरीके से किसी भी रीजन के, है ना, एक तरीके से क्या किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, रिच कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है कि भाई देखो हमारे, क्योंकि देखो लैंग्वेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्या, लैंग्वेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, है ना, योर हेरिटेज। ये एक तरीके से, है ना, रीजनल वेरिएशंस को एक्सप्लेन करती है, भाई कोई भी रीजन में कितनी वैरायटीज हो सकती हैं, हमारे भारत देश में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है ना, चलिए अच्छा ठीक है। अब हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक सर्वे की हम बात करें तो आप देखोगे एक इंसान था जो एक ऑफिसर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो आप देखोगे इसका नाम था ग्रीसन लिंग्विस्टिक सर्वे, है ना, इसने एक सर्वे किया था, ग्रीसन नाम था इसका, इसने एक सर्वे किया और इसने आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में लगभग 179 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और 544 से ज्यादा डायलेक्ट्स हैं, डायलेक्ट्स मतलब एक तरीके से बोलियां, है ना। अब देखो एक भाषा है उसमें भी अलग अलग आपको बोलियां देखने को मिलती हैं, यूपी में ही आपको हिंदी बोलते हुए दिखेंगे, लेकिन हिंदी में भी आपको अलग अलग वेरिएशंस दिखती हैं, ठीक है ना, तो आपको अलग अलग डायलेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो आप देखोगे हमारा जो, है ना, जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें भी आपको एक तरीके से आप देखोगे 22 लैंग्वेजेस मिल जाएंगी हिंदी के अलावा, और दूसरी 21 लैंग्वेजेस जिनको डाला गया है ना, ताकि आप देखोगे कि किसी में लड़ाई ना हो। तो आप देखोगे हमारे इंडिया में कोई भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, 22 हैं, 22 को दिया गया जगह, 22 को एक तरीके से आप देखोगे, है ना, एक तरीके से शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में डाला गया है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की हम बात करें तो 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिकॉग्नाइज करता है 8 शेड्यूल में। ये भी आपको, ये पूरा डेटा हो गया आपका, ठीक है ना, ये पूरा डेटा हो गया। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा डेटा की बात की जा रही है, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भाई वो हिंदी है ना, ऑलमोस्ट आप देखोगे मोर देन 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्पीक हिंदी, आप देखोगे ना। इसके अलावा हम स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स की हम बात करें तो आप देखोगे इसमें कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कम बोली जाती हैं, बट इनका एक तरीके से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है ना, जैसे संस्कृत की हम बात करें, बोडो की हम बात करें, मणिपुरी स्पीकर्स की हम बात करें, तो ये एक तरीके से वन ऑफ द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स है, ठीक है सर। अच्छा, इसमें आपको कुछ ज्योग्राफिकल पैटर्न भी देखने को मिलता है, आप देखोगे जो लिंग्विस्टिक रीजन जो है आप देखोगे, अरे हाँ, क्या ज्योग्राफिकल पैटर्न है इनका, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, लिंग्विस्टिक रीजंस डोंट हैव शार्प बाउंड्रीज, आप देखोगे ना, ऐसा नहीं है कि मान के चलो कि ये हमारा केरला है ना, ये हमारा महाराष्ट्र है ना, तो ये बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे लोग मराठी बोल रहे हैं, हाँ अच्छी बात है, बोलते हैं, है ना, ये यहाँ पर लोग मलयालम बोल रहे हैं। अब इसकी कोई एक फिक्स बाउंड्री नहीं है कि भाई यहां से इसके बाद जैसे आप कदम रखोगे वैसे ही आपको जो है मलयालम लोग बोलते हुए दिख जाएंगे, है ना। एक तरीके से एक दूसरे मर्ज हो गई है और एक दूसरे को एक तरीके से ओवरलैप भी करते हैं। फ्रंटियर का मतलब होता है कि जो बॉर्डरिंग एरिया है जहां पे एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रही है। तो आप देखोगे कि जैसे गोवा वाला पार्ट है ना, ये देखो, ये हमारे कर्नाटका है, सॉरी ये महाराष्ट्र नहीं है, सॉरी ये महाराष्ट्र नहीं है, ये महाराष्ट्र की बात करूं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, हाँ ये हमारा मान के चलो कर्नाटका है ना, कर्नाटका है, ठीक है, ये बीच में गोवा आ जाता है ना, क्लियर हुआ। ये सॉरी बीच में गोवा नहीं आता, सॉरी गोवा तो यहाँ पे आता है, अरे समझो यार, मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, है ना। ये देखो, ये हमारे केरला है ना, ये हमारे कर्नाटका है, और उसके बाद ये गोवा आता है, उसके बाद आप देखोगे ये हमारे क्या आ जाता है, ये हमारा महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है ना, काजू कतली गोवा में, ठीक है, क्लियर हुआ, है ना। तो आप देखोगे ये हमारे केरला है, केरला में मलयालम बोलते हैं, कर्नाटका में कन्नड़ बोलते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा इसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है कि शार्प बाउंड्री है कि भाई यहाँ पे जो लोग, जैसे आप इधर आओगे, जैसे आप केरला क्रॉस करोगे तो यहाँ पे लोग मलयालम बोलते हुए दिख जाएंगे, नहीं, है ना। एक तरीके से क्या इनकी कोई एक शार्प बाउंड्री नहीं है। ये आप देखोगे यहाँ पे एंड वाली लाइन पढ़ो कि दे ग्रेजुअली मर्ज एंड ओवरलैप इन द फ्रंटियर जोन। तो आप देखोगे ये एक दूसरे से जो फ्रंटियर जोन जो होता है, यानी कि जो बॉर्डरिंग एरियाज होते हैं, वहां पे ओवरलैप भी करते हैं, धीरे धीरे आपको जो है ट्रांजिशन होते हुए दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। एक कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि भाई इस बाउंड्री के इसके बाद तो जो लोग हैं वो मलयालम ही बोल रहे हैं, इधर कन्नड़ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये धीरे धीरे एक दूसरे से मर्ज हो जाती है और ओवरलैप भी करते हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ जो आपका बॉर्डरिंग एरिया, यहाँ पे जो लोग हैं वो दोनों बोलते हो, मलयालम भी बोलते हो, कन्नड़ भी बोलते हो, ऐसा हो सकता है। बहुत जरूरी नहीं है कि भाई लोग जो है एक तरीके से कोई भी एक तरीके से शार्प बाउंड्रीज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है सर। अब थोड़ा सा यहाँ पर इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। आप समझो यहाँ पे क्या बात की जा रही है। देखो यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई देखो, हर एक लैंग्वेज जो है किसी एक फैमिली का हिस्सा होती है। जितनी भी लैंग्वेजेस है, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है एक तरीके से किसी एक फैमिली का हिस्सा है जो पहले बोली जाती होंगी। इसको हम बोलते हैं प्रोटो लैंग्वेज, है ना। एक ऐसी लैंग्वेज जो बहुत साल पहले बोली जाती होगी, जैसे मान के चलो, है ना, ये हमारे कुछ प्रोटो लैंग्वेज कुछ कुछ हमारी जो पेरेंट्स लैंग्वेजेस हैं उनको ये लोग बोलते होंगे, ठीक है ना, बोलते होंगे, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हुआ क्या, इन लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू किया। इन लोगों ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर माइग्रेशन करना शुरू किया और अपना परिवार चलाना शुरू किया। अब ये कहीं ना कहीं यहां से आए, तो ये क्या सही है, इनकी पेरेंट लैंग्वेजेस है ना, ये इनकी पेरेंट लैंग्वेजेस है, ये इनकी फैमिली है ना, ये इनकी एक तरीके से फैमिली है जो भाषा बोला करती थी। अब ये बढ़ चुके हैं सर, अब ये अलग अलग जा चुके हैं। कोई मिडिल ईस्ट चला गया, कोई इंडिया में आ गया, कोई यूरोप चला गया, कोई अफ्रीका चला गया, तो ये सारे अलग अलग बट गए। अब ये आए तो इसी फैमिली से, ठीक है ना। अब ये जब आए तो इनकी जो लैंग्वेज होगी वो ऑब्वियस बात इनसे मैच करती होगी ना। अब इन्होंने अपनी खुद की एक अलग लैंग्वेज बनानी शुरू की, और वो जो लैंग्वेज बनी है वो ऐसा नहीं है कहीं से अलग से बनी है, वो इस लैंग्वेज से ही बनी है, इनकी जो पेरेंट लैंग्वेज है उससे बनी है।
और उससे आप देखोगे कि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस बनती दिखाई देंगी। तो समझो कि कोई भी लैंग्वेज की मैं बात करूं, ये जितनी भी लैंग्वेज आपको दिखी है ना, जैसे आप देखोगे कि हिंदी की बात करूं, मैं फ्रेंच की बात करूं, मैं इंग्लिश की बात करूं, मैं संस्कृत की बात करूं, ये सारी जो लैंग्वेज, ये तो कुछ लैंग्वेजेस के नाम ले रहा हूं मैं, बंगाली की बात करूं मैं, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं कहीं ना कहीं किसी किसी ना किसी फैमिली का एक हिस्सा है, या किसी ना किसी एक फैमिली का हिस्सा थी। और क्योंकि देखो अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये पता कैसे लगा, ये पता कैसे लगा, हिस्ट्री वाले सर से पूछना है पता कैसे लगा। क्योंकि पता ऐसे लगा कि बहुत सारे इनके बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। जो भी लैंग्वेज किसी एक फैमिली का पार्ट है, तो उसके बीच में आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। उनकी वोकेबलरी की मैं बात करूं, उनकी मैं ग्रामर की बात करूं, तो उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखती हैं आपको। जैसे मैं बात बात करता हूं, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं, पिता 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 पिता, है ना। तो ये पिता शब्द आप जैसे फ्रेंच में जाओगे तो वहां पे इस्तेमाल होता है ला पैत्रे, पैत्रे पिता, सेम थोड़ा प्रोनाउंस जो है ना, वोकैबुलरी की हम बात करें, प्रोनाउंसिएशन की बात करें, थोड़ा सा सेम हो रहा है ना, क्लियर हुआ ना। मदर 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 का मतलब क्या होता है, मदर माँ माँ, तो माँ हम हिंदी में बोल देते हैं, है ना, माता। या फिर आप देखोगे इसको एक तरीके से इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो इसको मदर बोल देते हैं, मदर। तो कुछ जो है यहाँ पर सिमिलरिटीज होती हैं, इसलिए क्या होता है, इसलिए इनको हम ना एक ग्रुप में डाल देते हैं। और सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो इंडो आर्यंस का बोला जाता है, ऐसा है ना। तो आप देखोगे इंडो आर्यंस की हम बात करें तो आपको अलग अलग फैमिलीज मिलती हैं, ऑस्ट्रिक फैमिलीज, है ना, डवेडियन फैमिलीज। जैसे मैं डवेडियन की बात करूं, तो डवेडियन फैमिलीज बेसिकली जो हमारी साउथ की है ना, साउथ की कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं बेसिकली ये द्रविडियन में आती हैं, है ना, द्रविडियन में आती हैं। क्योंकि इनकी और हमारे में कुछ सिमिलरिटीज नहीं है, कोई दूर दूर तक सिमिलरिटीज नहीं दिखती। फिर आपको साइनो तिब्बतन देखने को मिलेगी। फिर आपको सबसे ज्यादा जो जिस फैमिली ग्रुप के लोग आपको भाषा बोलते हुए दिखाई देंगे, वो होते हैं भाई इंडो यूरोपियंस। इंडो यूरोपियंस, आर्यंस बोल दो इनको, आर्यंस भी बोलते थे, हाँ। तो इंडो आर्यंस की हम बात करें, इंडो यूरोपियंस की बात करें, तो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, हमारी जो फैमिलीज में लैंग्वेजेस आती हैं, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा ही इनमें सिमिलरिटीज है। और सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो इसी फैमिली, सबसे ज्यादा जो लोग हैं जो भाषाएं बोलते हैं, वो इस फैमिली ग्रुप से आते हैं, लगभग लगभग 73%। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, क्लियर हुआ ना। हाँ, तो आप देखोगे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, इन सब में जो लैंग्वेजेस वगैरह बोली जाती हैं, है ना, वो एक तरीके से इंडो यूरोपियन सी बोली जाती हैं। इसके अलावा मैं द्रविड़ की बात करूं तो आप देखोगे इसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला आ जाता है ना। कुछ हिस्सा जो हमारा बिहार, उड़ीसा का भी यहाँ पर देखने को, वेस्ट बंगाल का भी देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ ना। तो ये अलग अलग है। जैसे आप देखोगे साइनो तिब्बतन की हम बात करें, तो साइनो तिब्बतन में आप देखोगे कि जो हमारा पूरा मैंड्रिन है, मैंड्रिन जो जो बोली जाती है चाइना में, मैंड्रिन जो भाषा है वो एक तरीके से किस फैमिली से है, तो वो साइनो तिब्बतन से है। तो उधर के जो लोग थे वो तो साइनो तिब्बतन, मैं नॉर्थ ईस्ट के एरिया की बात करूं, तिब्बत की बात करूं, चाइना की बात करूं, तो यहां पर है ना, इवन जापान की बात करूं, तो यहां पर इनकी कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। आसाम की बात करूं, तो समझो कि हमारी जो भाषा है वो किसी ना किसी फैमिली का हिस्सा रही है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, थ्योरी आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया पे एक टाइम पर आर्यंस का अटैक हुआ था, तो ये थ्योरी काफी चलती है। तो इस थ्योरी से ये सारी चीजें निकल के आती हैं कि हमारे देश में भी आप देखोगे आर्यंस आए थे, और वो अपनी लैंग्वेजेस लेके आए थे अपनी फैमिली से। तो बाद में आप देखोगे अलग अलग लैंग्वेजेस में बढ़ गए, ठीक है ना। कोई यूरोप चला गया, कोई मिडिल ईस्ट आ गया, कोई इंडिया आ गया, तो इनकी लैंग्वेजेस में आज के टाइम पर आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखती है, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए। अब ये लिंग्विस्टिक वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं किसके बाद, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलीजियस कंपोजिशन। यानी कि यहाँ पे भाषा की बात हो रही है। अब देखो, आपको लग रहा होगा शायद मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कुछ पढ़ाने के लायक है ही नहीं, ये सिर्फ डेटा दे रखा है। आप देखोगे कि रिलीजन जो है, आप देखोगे एक तरीके से इंडियन सोसाइटी का फंडामेंटल हिस्सा रहा है ना। आप देखोगे लोग जो है हमारी रिलीजन को मानते हैं। आप देखोगे मैक्सिमम जो इंडिया में आपको हिंदूज देखने को मिलते हैं, लेकिन एक तरीके से आप देखोगे हमारे कल्चर को शेप करने में, हमारे रिलीजन का भी, हमारे पॉलिटिकल डायनेमिक्स को चेंज करने में हमारे रिलीजन का भी बहुत ज्यादा बड़ा योगदान रहा है। जो भी हमारे सोशल रिलेशनशिप है, जो भी हमारे आज के टाइम पर आपको सोसाइटी दिखती है, उसको शेप में लाने में कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन का भी बहुत बड़ा जो है एक तरीके से योगदान रहा है। और वैसे भी इंडिया को तो एक स्पिरिचुअल कंट्री बोलते हैं। तो आप देखोगे हिंदू सबसे ज्यादा है हमारे में, है ना। मैं परसेंटेज में बताता हूँ, आप देख लेना। 79.8% पॉपुलेशन हिंदूज की है, जो ऑलमोस्ट 80% राउंड ऑफ करके, ये 2011 का डेटा है। ये लेकिन कम हो गया होगा क्योंकि 10 साल का डेटा जो अभी आया नहीं है बेसिकली, ना अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो अभी अपडेटेड नहीं है। आप देखोगे मुस्लिम्स की हम बात करें 14.2%, सबसे बड़ा जो एक तरीके से लार्जेस्ट आपको माइनॉरिटी ग्रुप दिखता है हमारे इंडिया का, जो सबसे बड़ा लार्जर माइनॉरिटी ग्रुप है वो हमारे मुस्लिम्स है, ठीक है। इसके बाद 2.3%, 1.7% हमारे सिख्स हैं। बुद्धिस्ट की हम बात करें 0.7% है। क्रिश्चियंस की मैं बात करूं 2.3% है। फिर जैन्स आते हैं 0.4%, अदर रिलीजन की बात करूं 0.7%, एंड रिलीजन नॉट स्टेटेड की हम बात करें यानी कि 0.2, यानी कि जो किसी रिलीजन वगैरह को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा हिंदूज पॉपुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आप देखोगे सबसे मेजर ग्रुप है, 70 to 80% पॉपुलेशन जो है हिंदूज की है। और आप देखोगे हमारा जो सेंट्रल इंडिया है, हमारा जो नॉर्थ इंडिया है ना, और वेस्टर्न इंडिया जो है यहाँ पर आपको डोमिनेंट मिलेगा। आप देखोगे कि
सबसे ज्यादा आपको प्रेजेंस कहां मिलेगी, है ना, स्ट्रॉन्ग सदर्न स्टेट्स में भी आपको अच्छे खासे हिंदूज दिखेंगे, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा आपको साउथ में भी आपको हिंदूज मिलेंगे। लोअर रिप्रेजेंटेटिव एरिया की हम बात कर, लोअर रिप्रेजेंटेटिव एरिया यानी कि जहां पर हिंदूज कम है, वो कौन से एरियाज हैं, तो आप देखोगे जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहां पर आपको हिंदूज कम मिलेंगे, जैसे इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, यहां पर आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी। फिर आपको जम्मू कश्मीर में आपको ऑलमोस्ट, है ना, आप देखोगे जम्मू कश्मीर में आपको ऑलमोस्ट सिर्फ 10, जम्मू में तो खैर हिंदूज हैं, लेकिन कश्मीर की हम बात करें सिर्फ 10% हिंदूज ही आपको देखने को मिलेंगे, 10 to 5%, ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे मुस्लिम्स की है। हिल स्टेट्स में आप देखोगे, नॉर्थ ईस्ट में आपको जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में आसाम वगैरह, नागालैंड, मिजोरम वगैरह में, यहाँ पे आपको क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलती है ना। और आप देखोगे कहां पर है, फिर आपको जैसे डिक्कन वाले की हम बात करें, गंगा प्लेन्स की बात करें, तो यहाँ पर एक तरीके से जो स्कैटर्ड एरिया है, यहाँ पर भी आपको जाने की पॉपुलेशन जहाँ पर बहुत थोड़ी सी कम है, पॉपुलेशन जो भी हमारा डिक्कन वाला पार्ट है, वहां पर आपको थोड़ा सा कम हिंदूज की पॉपुलेशन मिलेगी, है ना। मुस्लिम्स की हम बात कर ले तो भाई मुस्लिम्स में आपको सबसे बड़ा जो माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो हमारे मुस्लिम्स का है। आप देखोगे जम्मू कश्मीर में एक तरीके से कश्मीर वैली जो है सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। वेस्ट बंगाल में आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, केरला में इनकी पॉपुलेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, केरला में मुस्लिम्स की और क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। फिर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर मुस्लिम कम्युनिटीज बहुत ज्यादा रहती हैं। फिर जो हमारा दिल्ली का और दिल्ली के सराउंडिंग जो एरिया है वहां पर आपको अच्छी खासी, है ना, अर्बन मुस्लिम पॉपुलेशन दिखेगी। फिर उसके बाद आप देखोगे, हम अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप एक तरीके से मुस्लिम मेजोरिटी हमारा यूनियन टेरिटरी है। क्लियर हुआ, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा मेजोरिटी रीजंस की मैं बात करूं तो आप देखोगे कश्मीर और लक्षद्वीप, यहां पर आपको इनकी पॉपुलेशन मेजोरिटी में मिलेगी, ठीक है सर। अब हम बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट क्रिश्चियन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। क्रिश्चियन पॉपुलेशन आप देखोगे मोस्टली रूरल एरियाज में दिखेगी, और कहां पर है मेजर, जो हमारा पूरा गोवा, जो हमारे केरला वाला जो कॉस्ट है, फिर आप देखोगे हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहां पर अच्छी खासी पॉपुलेशन, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में अच्छी पॉपुलेशन मिलेगी। सेंट्रल इंडिया की बात करूं तो छोटा नागपुर एरिया और जो बहुत सारे ट्राइबल रीजन्स है ना, यहां पर आपको क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। और जो हमारा मणिपुर वाला जो एरिया है, यहां पर आपको सिग्निफिकेंट क्रिश्चियन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ ना। चलिए, आप देखोगे कि ट्राइबल कम्युनिटीज में एक तरीके से आप देखोगे ना, यहां पे मिशनरी एक्टिविटीज वगैरह ज्यादा होती रहती हैं। क्लियर हो ना। हाँ, तो आप देखोगे ना यहाँ पे एक तरीके से आपको क्योंकि ट्राइबल ग्रुप्स में आप देखोगे बहुत सारे जो मिशनरी वगैरह होते हैं, वो एक तरीके से अपने रिलीजन को एक तरीके से ना प्रोपेगेट करते हैं, तो वहां पर आपको क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा दिखेगी। और सिख डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो आपको ये एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में कंसंट्रेटेड मिलेगी। सिख का पॉपुलेशन ज्यादा कहां पर है, तो हमारे दिल्ली वाली साइड में, और जो हमारा पंजाब वाला एरिया है वहां पर आपको ज्यादा, पंजाब हरियाणा वाला जो एरिया है वहां पर आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। हिस्टोरिकल फैक्टर्स की हम बात करें तो आप देखोगे कि एक तरीके से ये जो एरिया है ना, लिंक टू द सिख होमलैंड कॉन्सेप्ट एंड हिस्टोरिकल सिख किंगडम्स। तो आप देखोगे ये जो पूरा एरिया हमारा नॉर्थ वाला बेल्ट, दिल्ली, पंजाब, कश्मीर की हम बात करें, कश्मीर में तो खैर कुछ कोई सिख नहीं है, लेकिन हाँ एक तरीके से होमलैंड मानते हैं, पंजाब को तो होमलैंड नहीं मानते हम। क्लियर हुआ ना। यहाँ पे तो सिख वगैरह जो है ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। बुद्धिस्ट और जैन की हम बात करें तो ये एक टाइम पर बुद्धिस्ट तो बहुत ज्यादा हुआ करते थे हमारे देश में, लेकिन आज के टाइम पर नहीं है। आप देखोगे ज्यादातर आपको बुद्धिस्ट कहाँ मिलेंगे, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में, और कुछ एरिया जो है हिमाचल प्रदेश में भी मिल जाएंगे आपको, हिमाचल प्रदेश में। और आप देखोगे कि एक तरीके से जैंस की हम बात करें तो जैंस तो एक तरीके से एक बिजनेस कम्युनिटी मानी जाती है। जैंस की हम बात करें, जैंस कम्युनिटी तो बहुत छोटी कम्युनिटी है, अमीर लोग ही मिलते हैं भाई। आपका फ्रेंड जो होगा जैन, पूछना, बहुत अमीर होगा वो, बहुत अमीर होगा, अगर नहीं बोलता तो झूठ बोल रहा है वो, ठीक है। चलो ठीक है। फिर आप देखोगे इनको एक तरीके से ट्रेड और कॉमर्स से एसोसिएट किया जाता है। बुद्धिस्ट की हम बात करें तो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन आपको एक तरीके से कहां देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। इसके अलावा आप देखोगे जो हमारे हिली एरियाज हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा, लाहौल स्पीति, यहां पर आपको अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात कर लेते हैं अदर रिलीजन के बारे में। अदर रिलीजन के बारे में हम बात करूं तो आपको यहाँ पे ज़ोरोस्ट्रियंस, जिसको हम पारसीज बोलते हैं, है ना, ट्राइबल और अदर जो इंडिजिनियस फ्रेज हैं इसमें आ जाते हैं, और अदर माइनॉरिटी जैसे ज्यूज वगैरह आ गए, ये भी सब आ जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए, आप देखोगे ये स्कैटर्ड है पूरी कंट्री में, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं, ये वाला तो पॉइंट हो गया, बाकी इतना कुछ रहा नहीं है इसमें। अच्छा, ये जो रिलीजियस एंड लैंड्सकेप वाला जो टॉपिक है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, पढ़ना इसको। अच्छा टॉपिक है ये। और इस एक तरीके से यहाँ पे एक रिलीजन का, है ना, रोल जो है वो दिखाया गया है कि किस तरीके से रिलीजन जो होते हैं वो एक तरीके से पूरी एक सोसाइटी को शेप करते हैं। पूरी के पूरे पहले तो यही होता था भाई, पहले जहां पर रिलीजियस जो प्लेसेस हुआ करते थे वहां पर शहर के शहर बच जाएगा। आज तो खैर ऐसा नहीं होता, आज तो पूरे के पूरे जो शहर होते हैं वो इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट होते हैं। तो पहले यही हुआ करता था कि जैसे आपको बहुत सारी मस्जिद, सिमेंट्रीज वगैरह दिखती हैं, तो है ना, इनका रोल क्या है, क्योंकि जहां ये डेवलप होते हैं ना, वहां पूरा का पूरा एक तरीके से उस जगह की, किसी भी एक जगह की एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस बन जाती है। समझ में आया ना। आप जैसे जाते हो कहीं भी, जैसे बनारस गए तो बनारस की हवा में ही कुछ है स्पिरिचुअलिटी, आपने देखा होगा बहुत सारा कि भाई बनारस की तो हवा में स्पिरिचुअलिटी है। तो कहीं ना कहीं उस जगह, वहां जहां आप जाते हो, उसकी एक धूल जो होती है, उसका जो पूरा एक, है ना, एक पूरा
एक तरीके से इकोसिस्टम जो होता है ना, वो पूरा वो रिलीजियस वाला ही बन जाता है। जैसे आप जाते हो केदारनाथ, अरे भाई केदारनाथ तो भाई शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। एक तरीके से आप देखोगे कि कोई जगह जब सेक्रेड प्लेस बन जाती है ना, तो उसकी एक अलग ही सिग्निफिकेंस हो जाती है। उसके आस-पास की जो चीज़ें होती हैं, हम उसको उससे जोड़कर देखने लगते हैं। तो वही जो चीज़ है इसमें यहाँ पर बताई गई है। क्लियर हुआ ना? चलिए अच्छा। आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं सर? तो अब हम जो है वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में जो है बात कर लेते हैं। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आप देखो कि ज्यादा बड़ा चैप्टर बचा नहीं है, बस खत्म ही होने वाला है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें चैप्टर में, ठीक है ना? वैसे भी मैंने बोला था 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, 1.5-2 घंटे में। 2 घंटे तो खैर नहीं होंगे, 1 घंटे 45 मिनट तक, उससे पहले पहले खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि भाई हमारे देश में लोग जो है काम कर रहे हैं, है ना? इसमें एक तरीके से बेरोजगार लोगों की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बात करते हैं इनके बारे में, तो ठीक है ना? हाँ, तो वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब ये है एक तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं और एक तरीके से हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना? उसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारे देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम हिस्सा है, ठीक है ना? क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं पैसा, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? और एक तरीके से ये हमारे देश का जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है, इसको भी दिखाता है ना? कि अलग-अलग स्टेट्स में, अलग-अलग सेक्टर्स में आपको कितने लोग काम करते हुए दिख जाएँगे, वो भी यहाँ पर ये हमारा पूरा जो कंपोजिशन है, वो दिखाता है ना? अब यहाँ पे कुछ वर्कर्स आते हैं, जैसे मेन वर्कर्स, जैसे आप देखोगे ना, हमने क्या किया, हमने इसको एक तरीके से क्लासिफाई कर लिया कि जैसे मेन वर्कर्स होते हैं। मेन वर्कर्स वो होते हैं जो भैया 6 महीने या उससे कम, एटलीस्ट 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो कम से कम 6 महीने यानी कि 183 डेज़ तो काम करना ही करना पड़ेगा और आप देखोगे इनको स्टेबल बोलते हैं और रेगुलर एम्प्लॉयड पर्सन बोलते हैं इनको। है ना? आप देखोगे एक तरीके से ये इंडिया की इकोनॉमी का, फिर इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से वर्क फोर्स है। इसके बाद आते हैं हमारे मार्जिनल वर्कर्स। मार्जिनल वर्कर्स जो है एक तरीके से आप देखोगे ये इनको 6 महीने से कम ही काम मिलता है ना? जो 6 महीने या उससे कम काम करते हैं उनको हम मार्जिनल वर्कर्स बोल देते हैं। एक तरीके से इनकी जो जॉब है वो सिक्योर नहीं है भाई। है ना? एक तरीके से इर्रेगुलर जॉब है या फिर आप बोल सकते हो पार्ट टाइम जॉब है इनकी और एक तरीके से आप देखोगे ये क्या शो करते हैं, एक तरीके से अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है शो करते हैं। इसके चैलेंज के बारे में हमें इंडिया को बताते हैं। फिर आते हैं हमारे नॉन वर्कर्स। ये भैया कौन है? ये तुम ही लोग हो। है ना? अरे सर हम तो भी बच्चे हैं, कोई बात नहीं। है ना? हाँ, आई एम रियली सॉरी, आपको बुरा लग गया हो तो मैंने बोला हो कि सर आपने हमें बेरोजगार क्यों बोला? क्योंकि अरे जस्ट ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ मैं। नॉन वर्कर वो होते हैं जो किसी भी काम में नहीं लगे हुए, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं लगे हुए। यानी कि पहले तो तुम्हारी बात की जा रही है, स्टूडेंट्स की, होम मेकर्स की, रिटायर्ड जो पर्सन्स हैं, जो फिर ये सबसे बुरे हैं, ये सबसे बुरे हैं। ये वही हैं जो सरकारी नौकरी करते रहते हैं। उसके चक्कर में पूरा अपना जो जवानी है वो निकाल देते हैं, तो ये है अनएम्प्लॉयड। है ना? और आप देखोगे ये एक तरीके से हमारे देश का जो डिपेंडेंसी रेशियो वो दिखाते हैं। क्लियर हुआ? अब थोड़ा-सा स्टेट वाइज़, अब क्योंकि हमने ज्योग्राफिकल बात कर रहे हैं ना, स्टेट वाइज़ वेरिएशंस की बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे हाईएस्ट वर्किंग पॉपुलेशन हिमाचल आए, क्योंकि हिमाचल में भाई टूरिज्म बहुत ज़्यादा है ना? तो 51.9%। सिक्किम में हाई पार्टिसिपेशन है, छत्तीसगढ़ में हाई पार्टिसिपेशन है, आंध्र प्रदेश की हम बात करें, कर्नाटका की हम बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट, नॉर्दर्न ईस्टर्न की स्टेट्स है, यहाँ पर आपको अच्छा खासा पार्टिसिपेशन मिलेगा। लोअर आपको कहाँ मिलेगा सर? लक्षद्वीप में, ठीक है ना? बहुत कम है। यूनियन टेरिटरीज की हम बात करें तो आपको हाईएस्ट पार्टिसिपेशन दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं थोड़ा-सा, है ना? थोड़ा-सा मैं बात करूं प्रमोटिंग द जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये थोड़ा-सा इसके बारे में पढ़ लेना। सरकार ने ये जो योजना थी ना, क्योंकि सुनो कि किसी भी सोसाइटी में अगर फीमेल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, फीमेल्स को एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो कहीं न कहीं सोसाइटी का भला नहीं हो सकता। पहली बात तो ये समझो। सरकार को भी ये बात पता चली, सरकार ने ये जो एक मुहिम है, कैंपेन जो है चलाया था, उसका बेसिकली वही यही एम था कि हमें जो है गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना है, लड़कियों को आगे बढ़ाना है। सिंपल सी बात है ना? और ये कुछ आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, डेटा देखने को मिलता है, इसमें आपको सेक्टोरल कंपोजिशन दिखाई देता है कि अलग-अलग सेक्टर्स में कितने लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि प्राइमरी सेक्टर में अभी भी है ना, लाइक 54.6%, फिर आप देखोगे सेकेंडरी सेक्टर में 3.8% और टर्शियरी सेक्टर में 41.6%, है ना? ये टोटल पॉपुलेशन है। ये टोटल पॉपुलेशन की बात की जा रही है ना? अब मेल और फीमेल का अलग-अलग यहाँ पर जो है एक तरीके से आप क्या देखने को मिलता है, मेल एंड फीमेल का आपको अलग-अलग यहाँ पर दिखाई देता है क्या? ब्रेकअप पूरा, है ना? पूरा अरे ब्रेकअप की मतलब एक तरीके से यहाँ पर मेल के नंबर्स अलग हैं, फीमेल के नंबर अलग हैं, ठीक है? ये दिखाई देता है। चलिए ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ड्यूली एक्नॉलेज्ड द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड लॉन्च अ नेशन वाइड कैंपेन कॉल्ड बेटी बचाओ। तो आप देखोगे ना यहाँ पर जो एक वर्क फोर्स में जो इतना बड़ा डिफरेंस दिखता है आपको कि भाई लड़के ज्यादा काम कर रहे हैं, लड़कियां कम काम कर रही हैं। और एक चीज और दिखती है आपको, जो पेइंग सिस्टम जो है ना, जो पे किया जाता है, आप देखोगे ना फीमेल्स को कम पे किया जाता है सेम काम का और मेल्स को ज्यादा पे किया जाता है। तो उसके लिए जो ये डिस्क्रिमिनेशन जो था, आप देखोगे इसके लिए आप देखोगे सरकार ने कैंपेन भी लॉन्च किया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्लियर हो ना? चलिए अब थोड़ा सा कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन में थोड़ा सा फीमेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। समझो थोड़ा सा समझो कि हमारी सोसाइटी में ना आप एक तरीके से मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, है ना? आप देखोगे ट्रांसजेंडर्स हैं और ऐसा माना जाता है ये जो चीज होती है एक तरीके से नेचुरल है, बायोलॉजिकल है। ठीक है? बायोलॉजिकल ऑब्वियस सी बात है, किसी का जोर थोड़ना है यार। अब किसी को लड़का बनाया है, किसी को लड़की बनाया है, ये उसके हाथ में नहीं है। आजकल एक्चुअल में हाथ में तो है, बट मतलब मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि हाथ में नहीं है, ठीक है ना? ठीक है? हाँ। बट इन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब इन सारी चीज़ों को एक तरीके से, है ना, सोशल कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, एक तरीके से सोशली आपको थोप दिया जाता है, आप पे आपके जो रोल्स हैं वो आपको, है ना, एक तरीके से थोप दिए जाते हैं।
कि लड़का है तो पिंक कलर, लड़की है तो घर के काम करेगी, लड़का है तो बाहर जाएगा। आपको पहले से असाइन कर दिया गया है कि आपके रोल क्या है ना, आपके जेंडर के बेसिस पे आपको असाइन कर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ तो खैर मैं यहाँ पे मेल और फीमेल की बात कर रहा हूँ, क्लियर हुआ। मैं यहाँ पे कोई ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रहा, ट्रांसजेंडर को तो खैर मतलब वहां पे जीने ही नहीं देते। मैं तो मेल फीमेल की बात कर रहा हूँ कि भाई आपको एक तरीके से सोशली कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है कि आपको ऐसे ही चलना है, और एक तरीके से आपको रोल्स को असाइन कर दिया जाता है ना। और एक तरीके से बात देखो ना, विच आर रीइंफोर्स्ड बाय अवर सोशल इंस्टीट्यूशन। तो आप देखोगे ना, ये सारी जो चीजें, हमारा जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये एक तरीके से क्या कर देता है, रीइंफोर्स करता है, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंटली दीज बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिकम द बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन। तो आप देखोगे यही जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है ना, यही आगे चलकर आप देखोगे ना हमारे सोशल डिफरेंशिएशन का और डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनते हैं, समझ में। तो आप देखोगे आप क्या कर रहे हो, पहले वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस थे जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बाद में वही बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे आप देखोगे आपके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, और एक्सक्लूजन यानी कि आपको एक्सक्लूड किया जा रहा है बहुत सारी चीजों में, है ना। आप देखोगे कि द एक्सक्लूजन ऑफ ओवर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बिकम अ सीरियस हैंडीकैप। तो आप देखोगे ना आपने क्या किया, क्योंकि अच्छी खासी फीमेल की पॉपुलेशन दिखती है, तो एक तरीके से आपने क्या किया, आपने उन हाफ जो पॉपुलेशन है आपको, आपने एक तरीके से उनको हैंडीकैप बना दिया, है ना। और अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी आधी पॉपुलेशन जो कि फीमेल पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन जो फीमेल पॉपुलेशन है, अगर उस पर आपने काम नहीं किया, तो एक तरीके से आप किसी देश को डेवलप कैसे कर सकते हो, है ना। ये किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी और किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए जो अच्छी बात नहीं होती। एक तरीके से ग्लोबल चैलेंज है ना, जो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि भाई यूएनडीपी ने भी इसको एक्नॉलेज कर लिया है ना। तो इसको एक्नॉलेज जो है कर लिया गया किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। ये बहुत सीरियस कंसर्न है ना। इट इज एक्नॉलेज बाय द different organizations like UNDP, UN, and different organizations like Indian government or other private sectors institutions, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अच्छा, अब इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। अगर जैसे मैं यूएनडीपी की बात बोलूं, तो यूएनडीपी की थोड़ा सा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इफ डेवलपमेंट इज नॉट इंडेंजर्ड, इट इज इंडेंजर्ड। आप देखोगे, सॉरी, इफ डेवलपमेंट इज नॉट एंजेंडर्ड, सॉरी मैंने कुछ और बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो इन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि इफ डेवलपमेंट इज नॉट एंजेंडर्ड, इट इज इंडेंजर्ड। अच्छा, एंडेंजर्ड का मतलब क्या कि भाई अगर डेवलपमेंट ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसमें हम मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो फिर ऐसे डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है, वो एंडेंजर्ड है, वो खत्म हो जाएगा, वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो एक तरीके से जेंडर के बेसिस पे हमें किसको क्या काम देना है, क्या काम नहीं देना, वो नहीं होना चाहिए, है ना। क्लियर हुआ ना। हाँ, तो आप देखोगे अगर यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अगर डेवलपमेंट हमारा एंडेंजर्ड नहीं है, एंड जेंडर्ड नहीं है, कि हम जेंडर के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर रहे कौन किसको काम मिलेगा, तभी हम अपना विकास कर सकते हैं। अदरवाइज वो जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, वो एंडेंजर्ड होगा, वो आगे ज्यादा चल नहीं पाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सो डिस्क्रिमिनेशन इन जर्नल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द पर्टिकुलर इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये बहुत बड़ी बात बोली कि भाई ये तो क्राइम है, ये एक तरीके से ह्यूमैनिटीज के अगेंस्ट क्राइम है ना। कि इन जर्नल आप तो एक तरीके से जो है ना डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, एक तरीके से इसको ह्यूमैनिटीज के अगेंस्ट क्राइम बताया गया। क्योंकि समझो कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ऐसे आगे बढ़ ही नहीं सकती। आप सोच के देखो, सीरियस कंसर्न है कि आधी पॉपुलेशन को हम क्या समझ रहे हैं, भाई ये लड़की है तो ये है, अरे लड़की है वो क्या ही ड्राइव करेगी, गाड़ी क्या ड्राइव करेगी, वो क्या ही काम करेगा, वो लड़की है यार, उसको कोडिंग नहीं आती होगी, अरे वो लड़की है यार, वो मैथ्स में बहुत कमजोर है। तो अगर ये सब करते रहे हम, सोच के देखो कि आधी पॉपुलेशन लड़कियों की है, हम तो अपने पूरे देश को अपंग बना देंगे, हैंडीकैप बना देंगे, तो कैसे काम चलेगा यार, है ना। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, 2011 सेंसस की हम बात करें तो आप देखोगे हमने अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को अलग अलग 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, है ना, और अदर वर्कर्स। ये सारे हमारे जो है एक तरीके से हमारे वर्किंग पॉपुलेशन के मेन आपको क्या देखने को मिलता है, मेन मेजर कैटेगरीज आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर हुआ ना। चलिए अच्छा, अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा फीमेल वर्कर्स के बारे में बात की जा रही है कि देखो, अगर मैं फीमेल वर्कर्स के बारे में बात करूं तो आपको प्राइमरी सेक्टर्स में फीमेल वर्कर्स ज्यादा मिलेंगे। और अगर रिसेंट ईयर्स के हम डेटा की बात करें तो यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट और आया है कि हमारी जो वर्क पार्टिसिपेशन है सेकेंडरी सेक्टर्स में और टर्शियरी सेक्टर में, ये काफी अच्छी चीज है। कि अगर रिसेंट ईयर के डेटा की हम बात करें तो पहले तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज थी उसमें फीमेल ज्यादा एंगेज थी, बिकॉज प्राइमरी एक्टिविटीज में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिलता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है फीमेल ज्यादा एंगेज, क्योंकि वो मे भी हो सकता है अपनी फैमिली के लिए काम कर रही हूँ। बट रिसेंट ईयर की हम बात करें, जो डेटा हमारे सामने आया है, तो आप देखोगे जो वर्क पार्टिसिपेशन है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स का वो बढ़ा है। क्लियर हुआ ना। हाँ, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन इंडिया हैज शोन अ डिक्लाइन ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। तो यहां पे एक एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें तो यहां पर जो
वर्कर्स का पार्टिसिपेशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये गिरा है 58.2% टू 54.6%, जो कि एक तरीके से पॉजिटिव चीज है ना। यानी कि आप देखोगे ना, कोई भी इकोनॉमी आगे बढ़ रही होती है तो एक तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है वो डिक्लाइन होता है ना। कॉन्सिक्वेंटली द पार्टिसिपेशन रेट इन सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर हैज रजिस्टर्ड एंड ग्रोथ। अरे एक मिनट, ठीक है, रजिस्टर्ड ग्रोथ हो गया यहाँ पे, ग्रोथ हो गया यहाँ पर, ग्रोथ लिखो, ठीक है ना, रजिस्टर्ड ग्रोथ। तो आप देखोगे, अगर मैं बात करूं किसकी सर, अगर मैं बात करूं कि वहीं अगर आप थोड़ा सा पार्टिसिपेशन देखोगे हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से, इट हैज रजिस्टर्ड एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ। आप देखोगे ना, अच्छी खासी जो है एक तरीके से एक ग्रोथ इसने जो है एक तरीके से दिखाई है यहाँ पे। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। चलो ठीक है, तो आई इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, शायद यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आगे का आ नहीं पाया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि हैज रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज, इंक्रीज लिख लो यहाँ पे, एन है ना, तो हाँ ठीक है, इंक्रीज ही होगा, ठीक है ना, हाँ इंक्रीज। तो समझो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सिंपल सी बात है, वैसे तो मैंने समझा दिया है कि यहाँ पे एक चीज आपको सेक्टोरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? सेक्टोरल शिफ्ट। यानी कि पहले जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और वो पॉपुलेशन आपको सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व दिख रही है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है कि कॉन्सिक्वेंटली द पार्टिसिपेशन रेट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज हैज रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज, या फिर रजिस्टर्ड और सिग्निफिकेंट ग्रोथ, ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा क्या सर, कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। और यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलती है कि आप देखोगे, जैसे थोड़ा सा आप हिमाचल में जाओगे, हिमाचल की मैं बात करूं, और भी कई सारे नागालैंड या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करूं, वहां पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कल्टीवेटर्स वगैरह हैं। जैसे मैं थोड़ा सा अपने साइड की बात करूं, यूपी की, बिहार की, आंध्र प्रदेश की बात करूं, थोड़ा सा नीचे साउथ में जाऊंगा, बंगाल की बात करूं, तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चरल लेबर बहुत मिलेंगे। वैसे मैं अगर थोड़ा सा अर्बनाइजेशन की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, या फिर जो भी सिटीज है उनकी बात करूं, तो वहां पर आपको एक तरीके से सर्विस सेक्टर्स में ज्यादा लोग दिखेंगे। तो आपको आने वाले टाइम में ये जो आपको एक शिफ्ट देखने को मिला है कि लोग जो है फार्मिंग एक्टिविटीज से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की तरफ जा रहे हैं, इसमें एक तरीके से आपको और ज्यादा जो है बदलाव दिखेंगे, इसमें और ज्यादा आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हमारा ये जो खूबसूरत सा जो चैप्टर था वो एक तरीके से खत्म हुआ। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।